हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू टू द आपका अपना चैनल बायोलॉजी बाइट्स। मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटोर समीर पांडे। बेटा, हमारी ये चल रही है वन शॉट सीरीज, जिसमें हम आने वाले 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारी पूरी बायोलॉजी के चैप्टर्स को वन शॉट में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस कोशिश का पहला पहलू यानी एक चैप्टर हम लोग सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं और अब है ऐसे ही अगले चैप्टर को कंप्लीट करने की बारी, जो है हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। जो पहला हमने चैप्टर खत्म किया एक्सक्रीटरी सिस्टम, होप सो कि वो आपको समझ में आया होगा, आपको मजा आया होगा और आपको वो यूजफुल लगा होगा। यूजफुल वो किस बेसिस पे कि एक तो आपको वो 1 घंटे 37 मिनट की वीडियो बनी थी, लगभग 1 घंटे 37 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। ठीक है, आपको उसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट बात समझ में आई होगी तो केवल वही लिखने की जरूरत है, बाकी केवल आप उसको सही से सुन लोगे तो आपका पूरा रिवीजन हो जाना है। क्योंकि ये एंड टाइम में यहाँ पर बच्चे के नोट्स तो बने होते हैं, मेन उसका क्या रह जाता है, रिवीजन। तो ये उसी के लिए सीरीज लॉन्च ही करी गई है। बाकी अब बेटा, जैसे हमने पहला चैप्टर खत्म किया है ऐसे ही हमें अगला चैप्टर खत्म करना है और धीरे धीरे पूरी बायो को कंप्लीट करना है। हमारा या आपका जोश कम नहीं होना चाहिए, एक चैप्टर के बाद थकान नहीं महसूस होनी चाहिए, क्योंकि अपने पास ना केवल बायो है बल्कि कई सारे सब्जेक्ट हैं, सबको लेके चलना है साथ में। तो साथ में बने रहिएगा और ऐसे ही हर एक चैप्टर को लाइन से खत्म करते रहिएगा। ठीक है, तो अब अगले चैप्टर की बारी आ गई है, जो हमारा सेल साइकिल सेल डिवीजन। हर चैप्टर को पढ़ने के पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इस चैप्टर को हमें पढ़ना कैसे है और इसमें आगे कैसे कैसे मूव करना है, या इस चैप्टर के अंदर का डाटा क्या है। हमारा मिसकंसेप्शन क्या होता है कि हम टॉपिक को रटने में लग जाते हैं, पर हमें यही नहीं पता होता है कि एक्चुअली में इस चैप्टर से हमने सीखा क्या क्या, इस चैप्टर में था क्या क्या। और आप विश्वास करिए, अगर आपको ये नहीं पता होगा कि इस चैप्टर में है क्या क्या, तो आपको पॉइंट वाली जो बातें होती हैं जो अचानक से पूछी जाती हैं या आपको कहीं वन वर्ड में मिल गई या मल्टीपल चॉइस में मिल गई, तो वहां पर वो सारी चीजें क्लिक करेंगी ही नहीं एक साथ, कैसे कर पाएंगे? क्योंकि आपको चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें थी वो तो पता ही नहीं है, याद ही नहीं है, टॉपिक्स हमने पढ़े ही नहीं, क्वेश्चन हमने देखे ही नहीं, हेडिंग्स देखी ही नहीं, हम तो सीधे अंदर की चीजें रटने में लग गए, क्योंकि आंसर तो वहीं से ही पूछा जाना था। तो ऐसा नहीं है बेटा, हर एक चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें उसका सीक्वेंस पता होना चाहिए कि हमें इसको मूव कैसे कैसे करना है आगे, और ये पता होना चाहिए कि इससे हमने क्या क्या सीखा और इसमें क्या क्या पढ़ा। तो ऐसे इस चैप्टर को हम कैसे पढ़ेंगे, कई सारी आईसीएसई टेक्स्ट बुक में एक चैप्टर अलग से दे दिया जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, और सेल साइकिल सेल डिवीजन अलग से दे दिया जाता है। कैसे भी दिया हो, हमें क्या करना है, अपना तो केवल एक काम है, इंफॉर्मेशन देना, और आपका काम है उस इंफॉर्मेशन को लेना। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन अलग अलग चैप्टर में दे रखी हो या एक साथ दे रखी हो, क्या करना है, हम लोग एक ही चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, जैसे सेल, तो ये जो बेटा चैप्टर है हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, इसको हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि हम कैसे मूव करेंगे वीडियो में, हम पहला पार्ट कवर करेंगे इसमें, जिसमें हम लोग इसकी बेसिक डिटेल्स पढ़ेंगे। जैसे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ा, डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा, फिर उसके बाद क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर पढ़ा, इनको किसने खोजा, उन साइंटिस्ट के बारे में, यानी इसकी डिस्कवरी के बारे में, इनका क्या वर्क होता है, क्या फंक्शन होता है, कैसा इनका स्ट्रक्चर होता है, ये सारी चीजें हम लोग पहले पार्ट में कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में आएंगे, जो पार्ट 2 हमारा क्या लेके आएगा, सेल साइकिल, कि सेल साइकिल क्या होती है, कैसे सेल, मतलब ये जो सेल की एक लाइफ है, इस लाइफ में उसके पास क्या क्या काम होते हैं, उसको क्या क्या करना होता है, या ये जो हम आसपास मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स देख रहे हैं ये कैसे बने। जब हम ये कवर कर लेंगे तब हम अपने थर्ड पार्ट में आएंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन, कि अपनी साइकिल कंप्लीट करने के बाद सेल खुद को डिवाइड कैसे करता है, जिसको हम लोग माइटोसिस या मियोसिस के नाम से जानते हैं। वो डिवीजन कंप्लीट करेंगे और लास्ट में माइटोसिस मियोसिस में डिफरेंस समझेंगे क्या होता है, और चैप्टर यहां से हमारा एंड हो जाएगा। तो होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा कि चैप्टर हमें कैसे पढ़ना है। एक सीक्वेंस अगर आपको शुरुआत से पता होगा कि हमें आगे कैसे मूव करना है, तो आपका बीच में रिदम ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, पहले पार्ट में क्या कवर करना है, पहले पार्ट में सारी बेसिक बातें कवर करनी है। सेल का स्ट्रक्चर, सेल का तो आपने पिछले साल सीख ही लिया है। सेल के अंदर न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर, क्रोमैटिन का, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, इनकी डिस्कवरी, इनका फंक्शन, ये सब कुछ कवर करने के बाद हमारा बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा चैप्टर का। फिर हम चैप्टर के कोर टॉपिक में आएंगे, सेल साइकिल क्या होता है। ठीक है, हाँ तो बेटा चलते हैं अपने फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट टॉपिक पर, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, और समझते हैं कि ये डीएनए एक्चुअली में होता क्या है। आपको पता होगा कि ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है वो क्या होती है, सेल। हमने लास्ट क्लास में, यानी लास्ट क्लास बोले लास्ट ईयर में 9th क्लास में सेल चैप्टर पढ़ रखा है, तो वहां पहली लाइन ही यही आती है
कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बींग्स। तो हमारी बॉडी की ये जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट सेल है, इस सेल से ही तो कहीं ना कहीं पूरी बॉडी बन रही है। तो इस सेल पे ही हमारे फंक्शन डिपेंड कर रहे हैं। तो इस सेल का ब्रेन क्या होता है? न्यूक्लियस, जो इस सेल के फंक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है। और जो सेल को कंट्रोल कर रहा है वही कहीं ना कहीं बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। तो डीएनए एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल होता है जो हमें अपने माँ बाप से मिला होता है, और कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में हर चीज को, हर कैरेक्टर को, हर ट्रेट को, हर चीज को कंट्रोल करने के लिए डीएनए ही होता है। हम कितने लंबे होंगे, कितने छोटे होंगे, हम गोरे होंगे कि काले होंगे, हमारे बाल कैसे होंगे, हमारी आंखें कैसे होंगी, सब चीज किस पे डिपेंड कर रही है? डीएनए पे डिपेंड कर रही है। इसीलिए डीएनए को जेनेटिक मटेरियल से बोला जाता है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जीन्स होते हैं जो हमारे कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे होते हैं, और ये विरासत में मिला होता है। जैसे घर में प्रॉपर्टीज होती है ना कि विरासत से मिली हुई है, ऐसे ये डीएनए होता है जो हमें माँ बाप से मिला होता है। ठीक है, ये डीएनए होता कहां पर है? हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, डीएनए का फंक्शन समझ में आया क्या क्या होता है? कि डीएनए हमारी बॉडी में हर चीज को कंट्रोल कर रहा होता है। हमारी बॉडी में कब कौन सी प्रोटीन बननी है, किस टाइप की प्रोटीन बननी है, हर चीज ये डीएनए ही कंट्रोल कर रहा है। डीएनए ही है जो आगे चल के आरएनए बनाता है, फिर वो आरएनए आगे प्रोटीन बनाता है। एमआरएनए में कोडॉन लगते हैं, राइबोसोम लगते हैं, फिर उससे कोडॉन रीडिंग करके प्रोटीन बनाया जाता है, वो एक अलग चीज है। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आना चाहिए कि डीएनए हमारी बॉडी की एक कंट्रोल यूनिट है जो सब कुछ कंट्रोल कर रही है। ये है कहां पर? सेल के अंदर। सेल के अंदर कहां? न्यूक्लियस में। अब यहां से एक बात समझने की कोशिश करना। सपोज आप कहीं पर घूमने जा रहे हो, ठीक है, घूमने, वहां पर 1 हफ्ते का स्टे करना है। अब बैग आपके पास एक ही है, तो आप क्या करते हो कि आप अपने कपड़ों को बढ़िया से आयरन करके और उसको फोल्ड करके अच्छे से रखते हो, ताकि कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा कपड़े आ पाए। अब ऐसे इसी को डीएनए से कंपेयर करने की कोशिश करना। डीएनए कहां पर रखा हुआ है? हमारे न्यूक्लियस के अंदर। बेटा पता है हमारे ह्यूमन डीएनए का साइज क्या होता है? हमारे ह्यूमन जो डीएनए होता है ये लगभग 2 मीटर्स का होता है, 2.2 मीटर्स का होता है एक्चुअली में। ये जब हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ते हैं क्लास 12th में, तब वहां पर इसका पूरा प्रूवन है न्यूमेरिकल के साथ। तो ये 2.2 मीटर की लेंथ वाला डीएनए कहां पर रखा होता है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस का साइज जानते हो क्या होता है? नैनोमीटर। नैनोमीटर में होता है। हमने आरबीसी के सेल का साइज पढ़ा रखा है ना, 7 माइक्रोमीटर। तो सेल का साइज माइक्रोमीटर में, यानी 10 टू द पावर -6 मीटर। और उस सेल के अंदर भी एक छोटी सी ऑर्गेनल जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, उस छोटी सी ऑर्गेनल के अंदर रखा हुआ है ये 2.2 मीटर्स का डीएनए। इतनी छोटी सी कॉम्पैक्ट जगह में इतना बड़ा डीएनए रख पाना पॉसिबल था? नहीं पॉसिबल था। तो क्या करना पड़ेगा? इसको फोल्ड करना पड़ेगा। वैसे डीएनए का सबके पास, जब भी हम डीएनए का नाम सुनते हैं तो वही 2 स्ट्रैंड हमारे दिमाग में बन के आ जाते हैं कि हाँ डीएनए का यही स्ट्रक्चर होता है। हाँ यही होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है देखने में। ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारा वॉटसन और क्रिक ने दिया था। इनके बीच में हमारे नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं और वो बेस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होते हैं, जिसकी वजह से दोनों स्ट्रैंड फॉर्म हो पाती हैं। पर समस्या कहां पर आती है? समस्या तब आती है जब हमें यह पता लगता है कि इस 2.2 मीटर के लेंथ वाले डीएनए को हमें कहां रखना है? एक नैनोमीटर के स्पेस में रखना है, जहां पर जिसका साइज क्या है? 10 टू द पावर -9 मीटर। न्यूक्लियस का साइज -9 मीटर्स में होता है, नैनोमीटर्स में होता है, जहां पर ये हमें 2.2 मीटर का डीएनए रखना है। तो क्या करना पड़ेगा? फोल्ड करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन अपने पास नहीं। जैसे आप पतंग उड़ा रहे हो, पतंग के लिए आप मंजा खरीद के लाए, तो उसके लिए वो भी लाते हो ना, क्या बोलते हो उसको, लटाई, जिसमें उसको मंजे को लपेट के रखते हो ताकि वो इतना बड़ा मंजा एक साथ एक जगह पर आ सके। यही करते हो ना? तो ऐसे डीएनए को हम फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके उसको कॉम्पैक्ट साइज में लाएंगे, उसको कंडेंस करेंगे और कंडेंस करके तब न्यूक्लियस में पैक करेंगे। ये उसकी पैकेजिंग है कि न्यूक्लियस के अंदर वो डीएनए पैक कैसे, वो रखा कैसे हुआ है। तो इसकी पैकेजिंग के लिए क्या होता है? डीएनए जो हमारा होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है। क्यों निगेटिवली चार्ज होता है ये भी अभी आप समझ जाएंगे, क्योंकि उसमें फॉस्फेट बॉन्ड होता है या फॉस्फेट ग्रुप होता है, इसकी वजह से वहां पर निगेटिव चार्ज होता है। वो अभी हम स्ट्रक्चर को डिटेल में बताएंगे, तब समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले ये समझते हैं कि डीएनए खुद को न्यूक्लियस के अंदर पैक करने के लिए कॉम्पैक्ट करता है या कंडेंस करता है। अब कंडेंस कर रहा है तो डीएनए को क्या करना पड़ेगा? खुद को फोल्ड करना पड़ेगा, और फोल्ड करना पड़ेगा तो कोई यूनिट तो लगेगी ना जिसके ऊपर वो खुद को फोल्ड करे। भाई जैसे हमने लटाई थी तब तो आपने मंजा उसके ऊपर लपेटा, अगर यहां पर कुछ होगा ही नहीं तो डीएनए खुद को फोल्ड कैसे करेगा? जाहिर सी बात है। तो यहां पर वो जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं हिस्टोन्स। हिस्टोन्स एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होती हैं
जहां पर हमारा डीएनए खुद को क्वाइल्ड करता है या फोल्ड करता है। एक बात समझ में आई? कंफ्यूज तो नहीं हो रहा? हमने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ना चालू किया है। सबसे पहले हमने ये समझा कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जो हमें माँ बाप से मिला है। यह हमारी बॉडी की एक कंट्रोलिंग यूनिट है जो हर चीज को कंट्रोल कर रहा है, हमारे बॉडी के हर फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है, यही डीएनए। ठीक है, अब ये डीएनए का अगर हम स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करें तो ये डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसकी लेंथ होती है 2.2 मीटर। अगर हम ह्यूमन डीएनए की बात करें तो अभी जो 2.2 मीटर्स का डीएनए है ये खुद को कहां पर रखे होता है? एक न्यूक्लियस के अंदर, जिसका साइज क्या है? नैनोमीटर में। अब इतनी छोटी सी जगह में इतना बड़ा डीएनए अगर हमें रखना है तो इसको फोल्ड करना पड़ेगा। इस फोल्डिंग के लिए उसको एक यूनिट की जरूरत होती है जिसको बोलते हैं हिस्टोन्स। हिस्टोन्स एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होती है जिसके ऊपर ये निगेटिवली चार्ज डीएनए क्वाइल्ड होता है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं, अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो वो हमारा जो पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन है उसके ऊपर ये डीएनए की नेगेटिवली चार्ज स्ट्रैंड खुद को फोल्ड करेगी ताकि वो खुद को कंडेंस कर सके। क्यों कंडेंस करना है? ताकि वो खुद को न्यूक्लियस के अंदर पैक कर सके। इतनी बात समझ में आ रही? तो जब डीएनए खुद को पैक करता है उस हिस्टोन में तो वो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। याद रखिएगा, डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, निगेटिवली चार्ज होता है। किसकी वजह से? फॉस्फेट ग्रुप की वजह से। ये डीएनए खुद को कंडेंस करने के लिए हिस्टोन का सहारा लेता है। हिस्टोन एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होती है जिसके ऊपर डीएनए ये क्वाइल्ड होता है। जब डीएनए हिस्टोन के ऊपर क्वाइल्ड होता है तो वो जो बीड लाइक स्ट्रक्चर बनता है ना बेटा, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। और ऐसे कई सारे न्यूक्लियोसोम जब एक साथ उलझे पड़े होते हैं ना तो देखने से क्या लगेगा कि एक धागा उलझा सा पड़ा हुआ है। ये धागा जो उलझा सा पड़ा हुआ है इसी को बोलते हैं बेटा क्रोमैटिन। यानी डीएनए खुद को कंडेंस करके क्या बनाता है? क्रोमैटिन बनाता है। अब ये जो क्रोमैटिन होता है ना इसके भी दो हिस्से होते हैं। अगर ये धागा कम उलझा हुआ है यानी ये लेस कंडेंस है तो उसको बोलते हैं यूक्रोमैटिन। है दोनों क्रोमैटिन, पर जब तक वो लेस कंडेंस है तो बोलेंगे यूक्रोमैटिन, और ज्यादा हाईली कंडेंस हो गया तो उसको बोलेंगे हेट्रोक्रोमैटिन। अगर आपको नहीं याद रखना है तो नेग्लेक्ट कर दीजिए, बस इतना याद रखिएगा कि हिस्टोन प्रोटीन में डीएनए खुद को क्वाइल्ड करके न्यूक्लियोसोम बनाता है। और ऐसे कई सारे न्यूक्लियोसोम जब एक साथ क्वाइल्ड होते हैं तो वो एक उलझा धागा टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं क्रोमैटिन। यानी क्रोमैटिन में क्या क्या हो गया? एक तो आपके हिस्टोन्स हो गए और दूसरा क्या हो गया? डीएनए हो गया। अच्छा, देखने में ज्यादा क्या समझ में आता है? लटाई ज्यादा समझ में आती है कि वो माजा ज्यादा समझ में आता है? ऐसा लगता है वो लटाई ज्यादा है ना, वही ज्यादा वेटेड लगती है। तो ऐसे यहां पर भी जब हम क्रोमैटिन की बात करेंगे तो क्रोमैटिन में हिस्टोन का जो परसेंट होता है वो लगभग 60% के आसपास होता है और उसमें जो डीएनए होता है वो 40% के आसपास होता है। तो क्रोमैटिन कहीं ना कहीं बात समझ में आ रही कि क्रोमैटिन हिस्टोन और डीएनए से मिलकर बना होता है। हिस्टोन यहाँ पर 60% होते हैं और डीएनए यहाँ पर 40% होता है। तो डीएनए ने खुद को कंडेंस किया और कंडेंस करके बनाया क्रोमैटिन। क्रोमैटिन के दो हिस्से होते हैं, एक यूक्रोमैटिन और दूसरा हेट्रोक्रोमैटिन। अब बेटा एक दौर ऐसा आता है सेल के पास जब सेल को क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है। और जब वो डिवाइड करता है तो बंटवारा बेटा केवल एक चीज का नहीं होता है, बंटवारे में फिर सामान का भी बंटवारा होता है। तो जब सेल डिवाइड करता है तो सेल के अंदर के ऑर्गेनेली या ये कह लो कि उसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ये भी डिवाइड करता है। यानी ये पहले खुद को डबल करता है फिर डिवाइड करता है। तो ये जो यहाँ पर क्रोमैटिन है ये खुद को डबल करेगा और फिर डिवाइड करेगा। तो उस डिवीजन के दौरान पहली बार हमें इसका सबसे ज्यादा कंडेंस्ड फॉर्म देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, यानी डीएनए, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम अलग अलग बातें नहीं है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। डीएनए ने खुद को कंडेंस किया तो क्या बनाया? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन ने खुद को कंडेंस किया तो क्या बनाया? क्रोमोसोम। क्यों कंडेंस कर रहे हैं? ताकि ये खुद को न्यूक्लियस के अंदर पैक कर सके। कंडेंस होने के लिए ये सहारा किसका ले रहे हैं? हिस्टोन का। हिस्टोन कैसा है? हिस्टोन एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है जिसमें जब डीएनए की निगेटिवली चार्ज स्ट्रैंड क्वाइल्ड होती है तो एक बीड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। इतनी बात समझ में आई? इसने खुद को कंडेंस करके क्रोमैटिन में बदला और क्रोमैटिन खुद को कंडेंस करके क्रोमोसोम में बदलेगा कब? जब सेल को डिवाइड करना होगा। यानी अगर आप किसी रैंडम सेल को देखोगे उठा के तो उसके न्यूक्लियस में आपको क्या नजर आएगा? डीएनए तो नजर आ नहीं सकता है क्योंकि डीएनए के फॉर्म में अगर पैक हो जाता तो ये कहानी क्यों होती? तो डीएनए तो आएगा नहीं नजर में। अब क्रोमोसोम नजर आए इसकी संभावना क्यों कम है? क्योंकि जरूरी नहीं कि उस सेल को जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो वो डिवाइड कर रहा हो। तो हमें नजर क्या आएगा? क्रोमैटिन। यानी 24 आवर अगर आप किसी सेल को ऑब्जर्व करोगे तब जाके उसमें कहीं कोई 1 घंटा ऐसा होगा जब वहां क्रोमोसोम देखने को मिल जाएगा, वरना क्या दिखेगा?
क्रोमैटिन दिखेगा। अगर फिर भी आपकी इच्छा है कि हमें क्रोमोसोम ही देखना है, तो आपको कुछ ऐसे सेल्स लेने होंगे जो एक्टिवली डिवाइडिंग हो। जैसे एक एक्सपेरिमेंट कराया जाता था, अनियन पील टिप एक्सपेरिमेंट। तो अनियन की जब पील टिप ली जाती है ना, तो वहां पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं जो एक्टिवली डिवाइडिंग होते हैं, मेरिस्टेम्स होते हैं। तो वो डिवाइडिंग सेल को जब आप ऑब्जर्व करोगे तो वहां पर आपको ये क्रोमैटिन क्रोमोसोम के फॉर्म में देखने को मिल जाएगा। इसके पहले क्रोमोसोम के फॉर्म में देखने को नहीं मिलेगा। यानी ये वो स्ट्रक्चर है जो केवल सेल डिवीजन के दौरान बनता है, अन्यथा ये नहीं दिखता है। तो दिखता क्या है? क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन भी अपने हाईली कंडेंस यानी हेटेरोक्रोमैटिन के फॉर्म में देखने को मिलता है। यहां तक बातें समझ में आ रही। फिर उसके बाद जो बेटा डीएनए की बेसिक बात लिखी हुई है कि डीएनए और आरएनए दोनों को ही न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर डिस्कवर किए गए। डीएनए एंड आरएनए आर कॉल्ड द न्यूक्लिक एसिड बिकॉज दे आर ओरिजिनली डिस्कवर्ड इनसाइड द न्यूक्लियस। यहां तक बात समझ में आई कि डीएनए और आरएनए को न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है या न्यूक्लिक कंटेंट बोला जाता है, क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड के अंदर न्यूक्लियस के अंदर डिस्कवर किए गए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड। आरएनए पहले आया कि डीएनए, ये चर्चा तो बाद में करेंगे, वहां पर 12th में समझोगे जाके कि आरएनए पहले आया था। पर डीएनए से आरएनए बन सकता है कि आरएनए से डीएनए बन सकता है? अगर कोई ये पूछे तो याद रखना कि डीएनए ही है जो सबका फादर है। डीएनए से ही आरएनए बनेगा, आरएनए से ही आगे प्रोटीन बनेगा। सेंट्रल डोग्मा एक रूल होता है जिसमें हमने ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पढ़ा होता है। नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ोगे जाके। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जैसे प्रोसेस होती हैं जिसमें प्रोटीन की सिंथेसिस के दौरान आरएनए डीएनए बनाता है। तो डीएनए के बारे में पढ़ना जरूरी है। अब डीएनए का स्ट्रक्चर डबल स्ट्रैंडेड होता है, ये तो हमें समझ में आ गया, पर ये स्ट्रैंड कैसे बने होते हैं, इनके बीच में बॉन्डिंग कैसे हो रही है, क्या क्या चीजें होती हैं, इसको समझने के लिए इसके स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ना जरूरी है। तो हमने ये देखा कि डीएनए एंड आरएनए आर न्यूक्लिक एसिड बिकॉज दे आर ओरिजिनली डिस्कवर्ड इनसाइड द न्यूक्लियस। और फिर अगली लाइन, डीएनए वाज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिच मिस्टर इन द ईयर 1869। यानी 1869 में पहली बार फ्रेडरिच मिस्टर नाम के साइंटिस्ट ने डीएनए को डिस्कवर किया था। ये डिस्कवरी वाली बात हो गई। अब अगली बात, डीएनए इज मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। भाई कोई भी चीज हो तो वो अपने मोनोमर यूनिट से बनी होगी। कोई भी चीज हो वो अपने मोनोमर यूनिट से बनी होगी। जैसे आप प्रोटीन को ले लो तो वो अमीनो एसिड्स के मिलकर बना होता है। अमीनो एसिड्स उसकी मोनोमर यूनिट होती है। कई सारे अमीनो एसिड्स मिलते हैं तो एक पॉलीमर स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको प्रोटीन बोलते हैं। ऐसे ही अगर डीएनए की बात करी जाए तो डीएनए भी तो किसी छोटी यूनिट से मिलकर बना होगा। वो जो छोटी यूनिट होती है ना बेटा, उसी को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। वो छोटी यूनिट जिससे ये हमारा डीएनए मिलकर बना होता है उसी को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोटाइड। और जब कई सारी न्यूक्लियोटाइड खुद को रिपीट करके एक साथ जोड़ते हैं तो क्या बना देते हैं? पूरा डीएनए बना देते हैं। तो एक न्यूक्लियोटाइड है तो सिंगल बोलेंगे, और कई सारे आपस में जुड़े हुए हैं तो उनको क्या बोलेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसीलिए लिखा हुआ है कि डीएनए इज मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। एक चेन के फॉर्म में अरेंज होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स एक चेन के फॉर्म में अरेंज होते हैं और बनाते हैं स्ट्रक्चर डीएनए। अब अगर डीएनए के स्ट्रक्चर को समझना है तो क्या ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए? भाई जब न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर समझ में आएगा तभी डीएनए का अपने आप आ जाएगा, क्योंकि यही तो न्यूक्लियोटाइड आपस में खुद को अरेंज करके डीएनए बना रहे हैं पूरा। तो वही आगे देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। अगर आप न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को गौर करोगे तो इसमें तीन चीजें आपको देखने को मिलती हैं। पहला नाइट्रोजनस बेसिस, दूसरा शुगर और तीसरा फॉस्फेट बॉन्ड। यानी इस न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए हमारी तीन चीजें आती हैं। एक आती है नाइट्रोजनस बेसिस, यानी वो बेस या वो रिंग्स जिसमें नाइट्रोजन हो। फिर शुगर, यहां शुगर जो होती है वो पेंटोज शुगर होती है। अगर आरएनए बना रही होगी तो राइबोस शुगर होगी, और डीएनए बना रही होगी तो डीऑक्सी राइबोस शुगर होगी। बस इतना ही फर्क होता है। यानी केवल शुगर ही डिफर करती है डीएनए और आरएनए में, बाकी सब कुछ सेम होता है। एक हाँ नाइट्रोजनस बेस भी एक अलग होता है। प्यूरिन पिरिमिडीन अभी पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ेगा इन प्लेस ऑफ थाइमिन यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए। यानी थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। शब्दों में कंफ्यूज ना होना। अभी केवल इतना समझो कि अगर डीएनए के स्ट्रक्चर को जानना है तो हमें किसके स्ट्रक्चर को जानना होगा? न्यूक्लियोटाइड के। क्यों? क्योंकि डीएनए इज मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो अगर न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो डीएनए का अपने आप आ जाना है। तो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए बेटा तीन चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। कौन कौन सी? क्या क्या हो गई वो तीन चीजें? पहला है नाइट्रोजनस बेस, दूसरा है शुगर और तीसरा है हमारा फॉस्फेट बॉन्ड। अभी हमने आपको बताया था कि डीएनए निगेटिवली चार्ज होता है ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप। अब ये फॉस्फेट ग्रुप क्या कर रहा होता है? यहाँ पर इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ने का काम कर रहा होता है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना के जोड़ने का काम कर रहा होता है। और हर एक न्यूक्लियोसाइड में अलग से फॉस्फेट भी प्रेजेंट होता है। तो इतनी बातें समझ में आ रही हैं? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? रिपीट करते हैं एक बार।
हमने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो हमें माँ बाप से मिला होता है। ये हमारी बॉडी में हर चीज कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये होता कहाँ है? सेल के न्यूक्लियस में होता है। तो सेल के न्यूक्लियस में रखने के लिए इसको खुद को कंडेंस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सेल के न्यूक्लियस का साइज नैनोमीटर में होता है और डीएनए का साइज 2.2 मीटर होता है। ये जब खुद को कंडेंस कर रहा होता है तो ये हिस्टोन्स का सहारा लेता है। हिस्टोन एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होती है। जब उसमें डीएनए खुद को कॉइल्ड करता है तो न्यूक्लियोसोम बनाता है। ये न्यूक्लियोसोम कई सारे उलझे हुए धागे के तरीके लग रहे होते हैं जिसको हम लोग क्रोमैटिन बोलते हैं। ये क्रोमैटिन दो तरीके के होते हैं, यूक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन। जब सेल में विभाजन की बारी आती है, डिवीजन की बारी आती है, तब पहली बार क्रोमैटिन खुद को हाईली कंडेंस करके क्रोमोसोम बनाता है। क्रोमोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं जो आपस में सेपरेट होके डीएनए को दो इक्वल पार्ट में बांट देते हैं ताकि वो दो आने वाले पोलर न्यूक्लियस को मिल सके। ठीक है, यहां तक की बात समझ में। फिर उसके बाद जब हमने डीएनए की डिटेल पढ़ी तो हमने पढ़ा कि डीएनए आरएनए को न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है क्योंकि फर्स्ट टाइम ये ओरिजिनली कहां पाए गए थे? न्यूक्लियस के अंदर पाए गए थे। दूसरा जो डीएनए होता है वो किससे बना होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है। तो अगर डीएनए के स्ट्रक्चर को समझना है तो हमें क्या पता होना चाहिए? न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। फर्स्ट टाइम डीएनए इज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिस्टर इन द ईयर 1869। एक ही बात याद रखना, न्यूक्लियोटाइड का जब हम स्ट्रक्चर पढ़ने जाएंगे तो हमें यह पता लगेगा कि न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से मिलकर बनता है। एक नाइट्रोजनस बेस, दूसरा हमारा शुगर और तीसरा हमारा फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फेट बॉन्ड। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं, शुगर क्या होती है और फॉस्फेट ग्रुप क्या होती है। अब इन तीनों चीजों को अगर हम डिटेल में पढ़ लें तो हमें न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर क्लियर, और एक बार न्यूक्लियोटाइड का क्लियर तो कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर डीएनए बनाएंगे। यहां तक की बातें क्लियर है तो हम अपना एक टॉपिक खत्म कर लेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए खत्म हो जाएगा तो फिर क्रोमैटिन और क्रोमोसोम को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आनी। क्यों? क्योंकि ये इसी का ही तो कंडेंस फॉर्म है। क्रोमैटिन और क्रोमोसोम डीएनए का ही तो कंडेंस फॉर्म है। और जब ये पढ़ लेंगे तो ये समझ में आएगा कि फिर जीन क्या होता है। फिर अगले टॉपिक पे मूव करेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए तो फिर आगे बढ़ा जाए। हाँ तो चलिए बेटा, अब अपने एक एक कंपोनेंट को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फ्री होके बैठना। हमने नाइट्रोजनस बेस देखा, क्या होता है? दे आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन नाइट्रोजन एंड कार्बन एटम। यानी नाइट्रोजनस बेस एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें हमारे नाइट्रोजन होते हैं और कार्बन एटम होते हैं। बात खत्म। ये कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। एक होती प्यूरिन और एक होती पिरिमिडीन। ये रिंग्स होती हैं, प्यूरिन रिंग्स होती है और पिरिमिडीन रिंग्स होती हैं। प्यूरिन, यहां पर हमने प्यूरिन के बारे में लिखा हुआ है, इट इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड दैट कंसिस्ट ऑफ टू रिंग्स फ्यूज टुगेदर। यानी कि प्यूरिन की बात करी जाए तो प्यूरिन एक हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है जिसमें दो रिंग्स आपस में फ्यूज होती हैं और एक स्ट्रक्चर बनाती हैं। उस स्ट्रक्चर का नाम होता है एडेनिन। और अगर हम थोड़ा सा अमीनो की पोजीशन को चेंज कर दें और एक ऑक्सो डाल दें तो यही एडेनिन बन जाता है ग्वानिन। यानी कि हमारे प्यूरिन्स कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। समझ में आ रहा है? कंफ्यूज तो नहीं हो? हम नाइट्रोजनस बेस पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पढ़ना था, उसमें तीन चीजें पढ़नी थी, नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनस बेस देखा, क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन होता है प्लस साथ में कार्बन एटम होता है। पहली बात क्लियर है। दूसरा, इसमें दो रिंग्स होती हैं, एक प्यूरिन और दूसरी पिरिमिडीन। अगर प्यूरिन को देखा जाए तो एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें दो रिंग्स आपस में फ्यूज होती हैं। ठीक है, बाकी इसमें अमीनो होते हैं और ऑक्सो होते हैं। अगर केवल अमीनो है तो इसको 6 अमीनो प्यूरिन बोला जाता है। 6 अमीनो प्यूरिन का कॉमन नेम क्या है? एडेनिन। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस हमारे बेटा एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल ये सारे होते हैं। ठीक है, हमने प्यूरिन रिंग पढ़ी। प्यूरिन रिंग में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस आ जाते हैं? एक एडेनिन और दूसरा ग्वानिन। ये अपने सामने स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। स्ट्रक्चर आपके लिए काम के है कि नहीं, इसको समझ लेते हैं। केवल कॉन्सेप्ट बैठाने के लिए दिमाग में देख लो, ऐसा कुछ आपसे पूछा नहीं जाएगा इतना डीप में। आपको केवल इतना पता होना चाहिए कि हमारे नाइट्रोजनस बेस दो तरीके के होते हैं, प्यूरिन, पिरिमिडीन। जिनमें से जो प्यूरिन रिंग होती है इसके दो एग्जांपल होते हैं, एक एडेनिन और दूसरा ग्वानिन। इसको 6 अमीनो प्यूरिन बोला जाता है और इसको 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन बोला जाता है। ठीक है क्या दोनों? एक एडेनिन है और दूसरा ग्वानिन है। स्ट्रक्चर समझ में आ गया? बस इतनी बात खत्म है। पिरिमिडीन की बात करी जाए तो इट इज 6 मेंबर्ड रिंग। अब यहां पर ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग नहीं है, ये जो हमारी पिरिमिडीन होती है ये फ्यूरान रिंग होती है, जो 6 मेंबर्ड रिंग होती है। इसमें 4 कार्बन एटम होते हैं और 2 नाइट्रोजन एटम होते हैं।
4 कार्बन एटम होते हैं, 2 नाइट्रोजन एटम होते हैं, टोटल 6 मेंबर हो गए। ये 6 मेंबर की एक रिंग होती है, जैसे बेंजीन होता है ना हमारा, वैसे ही एक ये रिंग होती है, जिसके एग्जांपल में हमारा थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल आता है। जिसके एग्जांपल में थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल आता है। यहां पर बेटा थाइमिन और यूरेसिल के बारे में एक बात जान लो कि अगर हम डीएनए की बात कर रहे होंगे तो डीएनए में थाइमिन नाइट्रोजनस बेस यूज होता है, और अगर आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए में इन प्लेस ऑफ थाइमिन यूरेसिल इज प्रेजेंट। यानी थाइमिन और यूरेसिल में कोई एक ही चीज होती है डीएनए और आरएनए में। डीएनए में थाइमिन होगा और वहीं आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल होगा। इतनी बात क्लियर है? हमने नाइट्रोजनस बेस पढ़ा, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन है, कार्बन है। क्लियर? इसमें 2 रिंग आती, एक प्यूरिन, दूसरी पिरिमिडीन। प्यूरिन एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है जो 2 तरीके के नाइट्रोजनस बेस बनाती, एक एडेनिन और ग्वानिन, दूसरा ग्वानिन। पिरिमिडीन की बात करी जाए तो पिरिमिडीन एक 6 मेंबर रिंग होती है जिसमें हमारे 3 नाइट्रोजनस बेस आते हैं, एक थाइमिन, दूसरा साइटोसिन और फिर यूरेसिल। थाइमिन डीएनए में होता है और यूरेसिल आरएनए में होता है। अगर इतनी बात क्लियर है तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग शुगर के बारे में पढ़ते हैं। आप देखते हैं बेटा अपने न्यूक्लियोटाइड के दूसरे कंपोनेंट को, जो कि क्या है हमारी शुगर। शुगर की बात करी जाए तो जो हमारी डीएनए और आरएनए को बनाने के लिए शुगर होती है, ये एक पेंटोज शुगर होती है। पेंटोज शुगर का क्या मतलब होता है? इसमें 5 कार्बन होते हैं। ठीक है, अब जैसे एक की पॉइंट आपने नाइट्रोजनस बेस में याद रखा था कि थाइमिन हमारा डीएनए में होता है, वहीं यूरेसिल हमारा आरएनए में होता है। ऐसी शुगर में बस एक बात याद रखना कि डीएनए और आरएनए दोनों में शुगर का स्ट्रक्चर सेम होता है, केवल एक चीज की कमी होती है या एक चीज का फर्क होता है, वो क्या है? एक्स्ट्रा ओएच ग्रुप। एक्स्ट्रा ओएच ग्रुप। दोनों में जो शुगर होती है वो पेंटोज शुगर होती है, पर जो आरएनए में शुगर होती है वो राइबोज शुगर कहलाती है, और जो डीएनए में शुगर होती है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर कहलाती है। अगर आप डीएनए की डीऑक्सीराइबोज शुगर का फॉर्मूला देखोगे तो वो C5H10O4 होता है, C5H10O4। वही आरएनए की राइबोज शुगर का फॉर्मूला देखोगे तो C5H10O5 होता है, C5H10O5 होता है। दोनों के स्ट्रक्चर सामने आपके बोर्ड में बने हुए हैं। अब यहां से एक बात और बताते हैं जो थोड़ा सा सिलेबस के बाहर की है, पर जानना हमारे लिए जरूरी है। आरएनए के पास ये जो एक्स्ट्रा ओएच ग्रुप है, यही यहां पर बड़ा एक अलग सा बिहेवियर लेके आता है। ये आरएनए के पास उसकी मल्टीपल फेसेस बनाने की कॉपी लेके आता है। ये कह लो कि आरएनए तुरंत जो म्यूटेट कर जाता है ना, वो इसी ओएच ग्रुप की वजह से। ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड बना देता है आरएनए को। अभी जैसे कोविड वायरस आया था तो कोविड वायरस आरएनए वायरस था, इसीलिए तो उसका एंटीडोट बनाना, इसीलिए उसकी वैक्सीन बनाना इतना मुश्किल था। अगर वो डीएनए वायरस होता तो हमें कोई दिक्कत ना होती। क्यों? क्योंकि डीएनए में जो म्यूटेशन रेट होता है वो बहुत स्लो होता है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ना इसकी शुगर का, ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर है, और यहां पर ये एक्स्ट्रा ओएच ग्रुप इसके स्ट्रक्चर को अनस्टेबल कर देता है। और कोई भी चीज अगर अनस्टेबल है तो वो अपने एक रूप में रुकना नहीं चाहती, ये म्यूटेट कर करके अपने मल्टीपल फेसेस बनाती है। आरएनए के साथ या कोविड वायरस के साथ भी यही सीन होता है। जितने भी आरएनए वायरस होते हैं ये सब बहुत घातक वायरस होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब की बॉडी में अपना एक अलग ही रूप, नया रूप लेके आते हैं। तो हो सकता है कि जो वैक्सीन हम किसी आरएनए को स्टडी करके बनाए वो मेरी बॉडी में काम करे और दूसरे की बॉडी में ना करे, क्योंकि तब तक वो आरएनए म्यूटेट कर गया। तो यहां से ये बात समझ में आई कि दोनों में ही जो शुगर होती है वो पेंटोज शुगर होती है, पर जो डीएनए में शुगर होती है वो डीऑक्सीराइबोज कहलाती है, और आरएनए की शुगर राइबोज शुगर कहलाती है। इसका फॉर्मूला C5H10O4 होता है और उसका फॉर्मूला C5H10O5 होता है। शुगर के बारे में इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं जानना है। नाइट्रोजनस बेस देखे, प्यूरिन, सबसे पहले प्यूरिन में देखेंगे एजी से याद रखना, ठीक है? शादी के बाद बुलाएगी ना एजी, तो एजी से याद रखना, एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है? फिर उसके बाद पिरिमिडीन में देखेंगे तो पिरिमिडीन में क्या आ जाएगा? थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ठीक है? थाइमिन डीएनए, यूरेसिल आरएनए। क्लियर? शुगर देखते हैं, पेंटोज शुगर होगी, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज 2 तरीके की होगी। आरएनए में राइबोज C5H10O5 और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज C5H10O4। क्लियर है? अगला जो है वो है क्या? हमारा फॉस्फेट ग्रुप। अब ये फॉस्फेट जो है ना, ये यहां पर बड़ा मतलब जैसे एक लिंकेज का काम कर रहा है। सारी कड़ियों को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा होता है? ये फॉस्फेट। सपोज आपके पास खूब सारे मोती हैं, आपको माला बनानी, अब पिरोने के लिए धागा ही ना हो तो, समझ रहे हो? यानी स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने के लिए, जैसे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है, ऐसे डीएनए के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए उसके पास क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप होता है।
शुगर और नाइट्रोजनस बेस तो आपस में बॉन्डिंग करके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना के एक दूसरे को जोड़ लेते हैं, पर जब ये कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं तो इनको आपस में जोड़ने के लिए क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप। और ये वही ग्रुप है जो डीएनए को निगेटिवली चार्ज बना रहा है। ये वही ग्रुप है जो डीएनए में एसिडिक प्रॉपर्टी ला रहा है। ये वही है जो डीएनए को स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रहा है। और ये वही है जो डीएनए की बैकबोन बना रहा है। ये सारी बात किस पे डिपेंड कर रही है, इसी फॉस्फेट ग्रुप की पे डिपेंड कर रही है, जो कि क्या होता है, PO4-। क्लियर है? क्या बात लिखी हुई है कि इट इज अ केमिकल ग्रुप दैट फॉर्म द बैकबोन ऑफ डीएनए, प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड गिव द एसिडिक प्रॉपर्टी टू डीएनए। डीएनए को एसिडिक प्रॉपर्टी देना, डीएनए की बैकबोन बनाना, डीएनए को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना, सारे शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस को आपस में जोड़ना, एक लिंकेज बनाना, एक बॉन्ड बनाना जिसको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं, ये सब किसी इसी फॉस्फेट ग्रुप का काम होता है। क्लियर है बेटा? अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आपको अब न्यूक्लियोटाइड बनाने के जो 3 अहम हिस्से हैं, ये तीनों हिस्से समझ में आ चुके हैं। आपको नाइट्रोजनस बेस समझ में आ गया, आपको शुगर समझ में आ गई, आपको फॉस्फेट ग्रुप समझ में आ गया। अब सीधा हम लोग न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड पढ़ लेंगे। ठीक है? वैसे न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, इसको जानने के लिए हम चाहे तो यहां पर स्ट्रक्चर बना के सब कुछ एक एक बॉन्ड समझा सकते हैं, पर हमें इतना ज्यादा केमिस्ट्री में अभी घुसना नहीं है। चूंकि ये वन शॉट है तो हमें थोड़ा सा टाइम का भी ध्यान रखना है कि कम से कम टाइम में ये सारी चीजें कवर हो जाए। तो आप इतना समझो कि ये जो शुगर होती है, ये शुगर जब हमारी नाइट्रोजनस बेस के साथ अटैच होती है तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ अटैच होती है। ठीक है? उसको एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी बोलते हैं। शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच का ये मिलाव जैसे ही होता है तो उस पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसाइड बोला जाता है। क्या समझे? कि जैसे ही शुगर और नाइट्रोजनस बेस आपस में आके अटैच होती है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू, तो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, टाइड नहीं। न्यूक्लियोटाइड तो कंप्लीट स्ट्रक्चर है। इसी ऐसे कई सारे न्यूक्लियोसाइड को आपस में जोड़ने के लिए फॉस्फेट ग्रुप होता है। जब ये फॉस्फेट ग्रुप आके इन न्यूक्लियोसाइड्स को आपस में जोड़ता है तो क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। यानी अगर केवल शुगर और नाइट्रोजनस बेस है तो क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड को जब फॉस्फेट बॉन्ड आपस में जोड़ेगा तो क्या बनाएगा, न्यूक्लियोटाइड। जो शुगर और नाइट्रोजनस बेस में फॉस्फेट आके जुड़ता है वो फॉस्फोमोनोएस्टर बॉन्ड बनाता है। और ऐसे ही जब दो न्यूक्लियोसाइड के बीच में फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़ता है तो वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। तो ये फॉस्फोमोनोएस्टर बॉन्ड, डाइएस्टर बॉन्ड, तो अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, बहुत ज्यादा समझने की कोशिश ना करो। बस इतना समझो कि हमने 3 शब्द सीखे हैं। हमने डीएनए के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को जानना जरूरी समझा। न्यूक्लियोटाइड को समझने के लिए हमने नाइट्रोजनस बेस समझा, शुगर समझा और फॉस्फेट ग्रुप समझा। हमने ये देखा कि जब शुगर और नाइट्रोजनस बेस आपस में आके अटैच हो रहे हैं, नाइट्रोजनस बेस क्या थे, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये जब आपस में आके अटैच हो रहे हैं तो एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसको बोला न्यूक्लियोसाइड। ये न्यूक्लियोसाइड तब तक न्यूक्लियोटाइड में नहीं बदलेगा जब तक उसमें क्या नहीं आके जुड़ जाएगा, तीसरा कंपोनेंट फॉस्फेट ग्रुप। जैसे ही फॉस्फेट आके उसमें अटैच होगा, फॉस्फोमोनोएस्टर बॉन्ड बनाएगा, तब वो न्यूक्लियोसाइड कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। ऐसे कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा और एक पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर कंप्लीट तैयार हो जाएगा। स्ट्रक्चर समझ में आया डीएनए का? हमने शुरुआत से क्या क्या बातें पढ़ी थी, डीएनए की पैकेजिंग देख ली थी, डीएनए की लेंथ देख ली थी, डीएनए किसने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया ये देख लिया। उसके बाद स्ट्रक्चर को पढ़ना चालू किया, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर समझा। न्यूक्लियोटाइड समझने के बाद न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या फर्क होता है ये समझा। बैकबोन कौन बना रहा है ये समझ में आ गया। फॉस्फेट क्या क्या डीएनए की प्रॉपर्टी ला रहा है ये समझ में आ गया। डीएनए को स्ट्रक्चरल सपोर्ट कैसे मिल रहा है ये सारी बातें समझ में आ गई। अब अगला हमें क्या पढ़ना है, अगला हम क्रोमैटिन और क्रोमोसोम देख लेंगे। क्रोमैटिन और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर समझेंगे तो ये जो हमारा बेसिक वाला पार्ट है ना सेल साइकिल का, ये खत्म हो जाएगा। तो ये बेस आपका, अच्छा ये बेस जितना यहां के लिए जरूरी है इतना ही आपकी हेरिडिटी के लिए जरूरी है। जो आपके जेनेटिक्स वाला चैप्टर है जिसमें हम मेंडल का वर्क पढ़ेंगे, उस मेंडल के वर्क को जानने के लिए ये सारे बेस पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब मेंडल अपना काम कर रहे थे तब जीन के बारे में पता ही नहीं था। तो क्रोमोसोम और जीन क्या होते हैं अगर ये हमें नहीं पता लगेगा तो हम वहां पर हेरिडिटी को कैसे पढ़ पाएंगे, इनहेरिटेंस को कैसे पढ़ पाएंगे। तो ये जितना सेल साइकिल के लिए जरूरी है उतना ही वहां के लिए जरूरी, इसीलिए तो पहले ये चैप्टर उठाया है। समझ रहे हो बात को? तो इसको ध्यान से देखते हुए चलना। जितना टाइम इस पार्ट में लग रहा है इतना टाइम हमें सेल साइकिल को पढ़ने में नहीं लगेगा। ठीक है? निश्चिंत होकर बैठना, एक एक पॉइंट लिखा होगा, वहां तो केवल फेजेस हैं, उन फेजेस को डिस्कस कर लेंगे, काम खत्म हो जाना है। इतना नोट कर लीजिए तो फिर आगे चला जाए। अब बेटा जो अगली डिटेल हमें देखनी है वो क्रोमोसोम और क्रोमैटिन के बारे में।
और आपको एक फैक्ट बताऊं तो अब कुछ भी नहीं पढ़ना है, मतलब क्रोमैटिन और क्रोमोसोम के बारे में हमने जितनी बातें अभी तक जान ली बस इतनी ही इनफ है। भाई क्रोमोसोम में क्या लिखा हुआ है, दे आर हाईली कोइल्ड रिबन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब ये बात तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं जब डीएनए पैकेजिंग पढ़ रहे थे कि डीएनए खुद को पैक करने के लिए कंडेंस करता है और कंडेंस करके खुद को क्रोमैटिन में बदलता है, फिर क्रोमैटिन का जो डीप कंडेंस फॉर्म होता है उसी को हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं। हाँ, एक बात याद रखना कि क्रोमोसोम रिबन की तरीके लग रहे होते हैं। अभी हम स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं। इट वॉज फर्स्ट स्टडीड बाय द जर्मन साइंटिस्ट वर्ल्डर फ्लेमिंग। याद रखना, इट वॉज फर्स्ट स्टडीड, ये पढ़ा गया था पहली बार, या इसके बारे में डीप में पहली बार देखा गया था, पढ़ा गया था। बाकी खोजने वाले कोई और थे, उनका नाम गूगल में सर्च करोगे, बड़ा अजीब गरीब सा नाम है, तो देख लेना एक बार। तो बस इतनी डिटेल हमें क्रोमोसोम के बारे में याद रखनी है। क्रोमैटिन देखा जाए तो क्रोमैटिन क्या होता है, डीएनए की कंडेंस फॉर्म होती है। जब डीएनए खुद को हिस्टोन प्रोटीन में कॉइल कर रहा होता है, न्यूक्लियोसोम बना रहा होता है, तो उसी उलझे हुए धागे को हम लोग क्रोमैटिन बोलते हैं, जिसमें हम पहले ही जान चुके हैं कि हिस्टोन हमारा 60% होता है और डीएनए हमारा 40% होता है। इतनी बातें क्लियर है, तो क्रोमैटिन और क्रोमोसोम के बारे में भी क्लियर है। क्रोमोसोम के बारे में एक बात जानने वाली है कि जब सेल डिवाइड कर रहा होता है, क्रोमोसोम केवल तभी दिख रहा होता है जब हम सेल साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें एक एम फेज आएगा, एम फेज में एक मेटाफेज आएगा। ठीक है, एम फेज माइटोसिस फेज होता है, माइटोसिस फेज में भी एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सारे फेजेस होते हैं। तो उसके मेटाफेज में क्रोमोसोम अच्छे तरीके से दिख रहा होता है, यानी सेल डिवीजन के दौरान हमें क्रोमोसोम देखने को मिलता है। अब वहां क्रोमोसोम के अंदर हमें क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जनरली जो क्रोमोसोम होते हैं इनका नंबर एक स्पीसीज के अंदर फिक्स होता है। जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें तो हमारी बॉडी के हर एक सेल के पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, 23 पेयर्स यानी 46 क्रोमोसोम्स हैं। अब जब तक हम स्पीसीज नहीं बदलेंगे, यानी ह्यूमंस की बात करेंगे, तो आप किसी भी ह्यूमन को उठा लो, किसी भी इंडिविजुअल को उठा लो, ये क्रोमोसोम का नंबर नहीं बदलने वाला जब तक स्पीसीज नहीं चेंज होगी। जैसे स्पीसीज चेंज हो जाएगी, यानी अब अगर हम डॉग की बात करने लगे तो यहां पर चेंज हो जाएगा क्रोमोसोम नंबर, डॉग का कुछ और होता है। अब डॉग में तुम लेब्रा उठा लो, जर्मन उठा लो, या कोई भी डॉग उठा लो, उन सब में क्रोमोसोम का नंबर फिक्स रहेगा। तो एक स्पीसीज के अंदर क्रोमोसोम का नंबर कभी नहीं बदलता। ह्यूमंस में कितना होता है, 46 यानी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ये पेयर में होते हैं क्रोमोसोम, होमोलॉगस पेयर होता है, ये मियोसिस के दौरान पता लगेगा। बाकी हाँ, एक बात ये याद रखना कि क्रोमोसोम के पास अपने आर्म्स होते हैं। जैसे डीएनए खुद को कॉइल करता है और कॉइल करके बनाता है, तो वैसे ही डीएनए के पास, क्रोमोसोम के पास अपने आर्म होते हैं। जो हमारा जनरली क्रोमोसोम होता है वो सिंगल आर्म वाला होता है। जैसे इसका सेंट्रोमियर हो गया क्रोमोसोम का, एक ये आर्म हो गया, एक ये आर्म हो गया, इसको हम लोग क्रोमैटिड बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर किसका है, क्रोमोसोम का। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, ये क्रोमैटिड है। क्रोमैटिड आपस में किससे जुड़ी रहती है, ये सेंटर क्या होता है, सेंट्रोमियर। ठीक है, अब हमने पढ़ा, अब आगे जैसे हम पढ़ेंगे कि सेल साइकिल क्या होती है, तो सेल साइकिल में पढ़ेंगे कि अलग अलग इवेंट्स होते हैं जिसमें सेल खुद को डिवाइड करने के पहले अपने कंस्टिट्यूएंट यानी अपने साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को डबल कर रहा होता है, ताकि जब वो बंटवारा करे, एक सेल से दो सेल बने, तो वो उन दोनों सेलों में अपनी सारी चीजें इक्वली भेज सके। तो अब डीएनए के कंटेंट को भी डबल करना पड़ेगा। तो डीएनए के कंटेंट को डबल करना मतलब अपने क्रोमोसोम नंबर को डबल करना। और क्रोमोसोम नंबर अभी हमने क्या पढ़ा कि सेम स्पीसीज के अंदर कभी भी चेंज नहीं होता है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि अगर किसी सेल में 46 क्रोमोसोम है तो 46 से 92 हो जाएंगे डिवीजन के दौरान, फिर 46 बटेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम करते क्या है, हम इसके क्रोमैटिड्स यानी इसके आर्म्स को डबल करते हैं। यानी जो क्रोमोसोम सिंगल क्रोमैटिड वाला होता है या सिंगल आर्म वाला होता है, यही क्रोमोसोम बदल के डबल क्रोमैटिड वाला बन जाता है या टू आर्म्स वाला बन जाता है। यहां पर सिंगल क्रोमैटिड था, अब यहां पर एक क्रोमैटिड का पेयर ये है, मतलब एक ये है और एक ये है, दो क्रोमैटिड आ गए। ये अभी भी सेंट्रोमियर कहलाएगा और ये स्ट्रक्चर अभी भी क्रोमोसोम कहलाएगा। ये भी बेटा एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है। इस एक क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड है और इस एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड है। इनको दो सिस्टर क्रोमैटिड बोला जाता है। भाई अगर सेम सेम है तो बहने लगी ना, हाँ, तो ये सेम सेम रहते हैं, यानी एक ही क्रोमोसोम के ये दो हिस्से हैं, तो इनको सिस्टर क्रोमैटिड्स बोला जाता है।
अगर ये पेयर में होंगे और इसके अगल बगल हमें दूसरे क्रोमेटिड देखने को मिल रहे होंगे तो उनको हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे। ये शब्द कहां देखने को मिलेंगे? जब हम मियोसिस पढ़ते हैं तो मियोसिस में पढ़ते हैं कि हमारा जेनेटिक एक्सचेंज होता है। और ये जेनेटिक एक्सचेंज कैसे होता है? जब दो क्रोमोसोम्स के आपस के सिस्टर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स मिक्सअप हो रहे होते हैं, तब वहां पर जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा होता है। इसीलिए जो आने वाली जेनरेशन होती है उसमें वैरायटी यानी वेरिएशन देखने को मिलते हैं। समझ गए बात को? तो ये एक क्रोमोसोम है विद सिंगल क्रोमेटिड और ये एक क्रोमोसोम है विद डबल क्रोमेटिड। यहां पर एक आर्म है और यहां दो आर्म है। बस इतना ही पता रखना चाहिए एक क्रोमोसोम के बारे में। इतने में चैप्टर हमेशा निपट जाएगा हमारा, और इसके बाकी की जो डिटेल है वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। जब हम आगे सेल साइकिल को कंटिन्यू करेंगे तब डिस्कस कर लेंगे। तो हमने क्रोमोसोम पढ़ लिया, क्रोमैटिन पढ़ लिया, डीएनए का स्ट्रक्चर देख लिया, न्यूक्लियोटाइड का देख लिया, डीएनए का पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर भी देख लिया कि वो कैसे कैसे बना होता है। अब हम अपने चैप्टर के सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं, जहां पर हमें सेल साइकिल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सेल साइकिल क्या होती है, इस साइकिल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, इसको देख लेते हैं एक बार। इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़े। अब बेटा आते हैं हम अपने इस चैप्टर के कोर टॉपिक पे, जिसको हम बोल रहे हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल को समझने के पहले हम ये समझते हैं कि ये चैप्टर एक्चुअली में है क्या। जब बेटा क्लास 9th में हमने सेल के बारे में पढ़ा था, तो सेल में एक पार्ट आता है सेल थ्योरी, और सेल थ्योरी में स्लेडन और स्वान ने जब सेल थ्योरी दी थी तो उनकी बात को काटने के लिए एक साइंटिस्ट ने उनसे क्वेश्चन किया था कि चलो माना कि हर एक दुनिया का ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बना हुआ है, पर नया सेल कहां से आ रहा है, क्या इस बारे में तुम कुछ बता सकते हो? तो इस बारे में वो चर्चा नहीं कर पाए थे, वो नहीं बता पाए थे। पर इस बात का जवाब देने एक नए साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था रेडोल्फ वर्क्यू। रेडोल्फ वर्क्यू ने इस बात को कंटिन्यू करते हुए कहा था कि एवरी न्यू सेल इज अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि हर एक नया सेल अपने पुराने सेल के विभाजन से आ रहा है, डिवीजन से आ रहा है। और यहां से ये हमारा पूरा एक नया चैप्टर उठ के आ गया, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अगर हम अपने आसपास गौर करें तो हम जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को देख रहे हैं जो इस दुनिया में है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे हम हो, चाहे कोई इंसेक्ट हो या कोई भी हो, इन सब की लाइफ की शुरुआत कहां से हुई, इन सब की लाइफ बनी कैसे? अगर हम अपने आप को भी एग्जांपल ले लें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है? मेल का स्पर्म फीमेल का ओवा आपस में फ्यूज करता है और एक सिंगल सेल बनाता है जिसको बोलते हैं जाइगोट। ये जाइगोट वो डिप्लॉयड सेल है जो खुद को डिवाइड कर करके पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना देता है, यानी पूरा एक बेबी बना देता है 9 मंथ के अंदर। फिर वो बेबी का बर्थ हो जाता है और वो आगे एक पूरा इंडिविजुअल बन जाता है। यानी शुरुआत कहां से हुई? एक सिंगल सेल से। तो ये इस बात को समझना कितना जरूरी है कि एक सिंगल सेल के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो खुद को डिवाइड करके एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकता है। तो सेल के पास ये जो काम है, खुद को डिवाइड करना और खुद की ग्रोथ करना, इसके बारे में ही हम समझने जा रहे हैं इस चैप्टर में। अच्छा, अब एक बात थोड़ा सा एज्यूम करने की कोशिश करिए, अगर सेल केवल खुद को डिवाइड कर रहा होता तो क्या ये कुछ भी बना पाता? सोचने की बात है। अगर हमारे पास एक रूम है और एक रूम को हम कंटिन्यूअसली डिवाइड करते चले जाएं, तो क्या हमारा नेट वॉल्यूम कुछ बढ़ेगा? नहीं। जो इनिशियल वॉल्यूम था वही वॉल्यूम बाद में भी रहेगा। हमने केवल पार्टीशन ही तो कर दिए, हमने केवल डिवाइडेशन ही तो कर दिया है। तो सेल को क्या केवल डिवाइड करना होता है? नहीं। अगर सेल को बेटा ग्रोथ करानी है ना, अगर कोई चीज बनानी है, तो सेल को पहले अपने वॉल्यूम को डबल करना पड़ेगा और उसके बाद खुद को डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके तो नेट कुछ बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई सेल है, सेल ने खुद का साइज डबल किया, फिर उसके बाद खुद को डिवाइड किया। तो अब अगर इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास n थी, तो अब जो दो नए सेल आ गए, इनकी वॉल्यूम भी nn है, यानी अब nn के दो सेल आ गए। पहले सिंगल था, अब दो आ गए, तो वॉल्यूम कुछ बढ़ी। फिर ये 2 से 4 बनेंगे तो और बढ़ेगी वॉल्यूम, 4 से 8 तो और बढ़ी, 8 से 16 तो और बढ़ी। यानी अगर हमें कोई चीज बनानी है, किसी चीज की ग्रोथ करनी है, तो ग्रोथ के लिए क्या दिखना जरूरी है? वॉल्यूम। अब हम मल्टी सेलर स्ट्रक्चर है, हमारे एक सेल का साइज तो माइक्रोमीटर्स में ही होता है। इतने सारे सेल मिल के इस पूरे ऑर्गेनिज्म को बना रहे हैं, तब जाके ये हमें अपनी नेकेड आई से दिख पा रहा है। या तुम इतना छोड़ो, तुम बस इतना समझो कि अगर हमें किसी सेल को डिवाइड करके कोई ऑर्गेनिज्म बनाना है, तो उस सेल के केवल डिवीजन से काम नहीं बनने वाला, हमें उसकी ग्रोथ भी करानी पड़ेगी। अगर हमें नेट वॉल्यूम को इंक्रीज करना है तो हमें उसकी ग्रोथ भी करानी पड़ेगी। अभी जो पीछे आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें क्या देख रहे हैं? एक डिप्लॉयड सेल है, डिप्लॉयड सेल की ग्रोथ हुई और ग्रोथ होने के बाद वो 2 सेल में डिवाइड हुई।
अब ये डिप्लॉयड क्या होता है, हैप्लॉयड क्या होता है, इतना आपको पता है? अगर नहीं पता तो एक बार हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, समझ लो। हमारी बॉडी के हर एक सेल में कितने क्रोमोसोम? 46 क्रोमोसोम। इस 46 क्रोमोसोम वाले सेल को डिप्लॉयड सेल कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो बॉडी में क्या कहीं हैप्लॉयड सेल भी है? बिल्कुल है बेटा, हमारे बनने वाले गैमीट्स। अभी जो गैमीट्स होते हैं, ये किसी सेल को स्पेशल नाम दिया है, अगर हमने गैमीट तो किसी वजह से दिया होगा, उसको गैमीट इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो हमारी बॉडी का हैप्लॉयड सेल होता है। अब ये हैप्लॉयड सेल बनाने की जरूरत क्या पड़ती है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो सेल्स आपस में फ्यूज करके एक नया सेल बनाते हैं, जाइगोट। अब सोचो, अगर दो सेल डिप्लॉयड फ्यूज कर गए तो आने वाला जो सेल होगा वो टेट्राप्लॉयड हो जाएगा, उसमें 4n वैल्यू हो जाएगी, और 4n का मतलब 92 क्रोमोसोम। और हमने क्या पढ़ा कि सेम स्पीसीज में रह के क्रोमोसोम नंबर कभी बदल नहीं सकता। तो अगर क्रोमोसोम नंबर को कांस्टेंट रखना है, स्पीसीज को कंटिन्यू करना है, तो हमें क्रोमोसोम को कुछ ऐसा करना पड़ेगा, या सेल के साथ कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि दो सेल्स आपस में कंबाइन होने के बाद भी क्रोमोसोम नंबर सेम रहे। यही नीड होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही वो बॉडी की नीड है जिसकी वजह से बॉडी को गैमेटोजेनेसिस करनी पड़ती है और गैमीट बनाने पड़ते हैं। गैमीट क्या होते हैं? गैमीट एक स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जिनको हैप्लॉयड सेल बोला जाता है। अब ये डिप्लॉयड है 2n, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 46। तो हैप्लॉयड सेल की कितनी होगी? 23। एक डिप्लॉयड सेल में कितने क्रोमोसोम? 46, और एक हैप्लॉयड सेल में 23। अगर ये 2n है तो वो क्या होगा? n। तो ह्यूमंस के लिए n की वैल्यू क्या होगी? 23। याद रखना, ह्यूमन के लिए। अगर सपोज ये कोई और ऑर्गेनिज्म होता जिसके डिप्लॉयड सेल में 18 क्रोमोसोम है, तो उसके हैप्लॉयड सेल में कितने होते? 9। तो उसके लिए n की वैल्यू 9 हो जाती। बात समझ पा रहे हो? सोचने की कोशिश करना हम जो बता रहे हैं भाई। अभी हमने डिप्लॉयड और हैप्लॉयड का कॉन्सेप्ट सीखा। हमने कहा हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं सारे डिप्लॉयड होते हैं, पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए हमारी बॉडी को एक स्पेशल टाइप का सेल बनाना पड़ता है जिसको गैमीट बोलते हैं। ये गैमीट ही वो सेल है जो हैप्लॉयड सेल होता है, क्योंकि इसे पता होता है कि हमें एक और सेल के साथ फ्यूज करके तब एक डिप्लॉयड सेल बनाना है जिसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं। यहां तक की कहानी क्लियर है? डिप्लॉयड हैप्लॉयड समझ में आ रहा है? डिप्लॉयड में हमारे जितने क्रोमोसोम होते हैं, हैप्लॉयड में उसके जस्ट हाफ होते हैं। और माइटोसिस और मियोसिस, जब हम सेल इस चैप्टर को खत्म करके जब लास्ट में माइटोसिस और मियोसिस पढ़ रहे होंगे, तब ये बात बिल्कुल अच्छी तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएगी कि कैसे डिप्लॉयड और हैप्लॉयड सेल बनते हैं। अभी हम इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि सब कुछ दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी। अभी अगर कहीं पर अटक रहे हो, रुक जाओ, उस डाउट को दिमाग में पड़ा रहे, तो जब तक ये चैप्टर खत्म होगा वो डाउट अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हमने सेल साइकिल में पढ़ा कि हमारे आसपास जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और इन सब की शुरुआत कहीं ना कहीं एक सिंगल सेल से हुई है। एक सिंगल सेल खुद को डिवाइड कर करके एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बना देता है। पर यहां पर केवल डिवीजन काफी नहीं है, सेल को पहले खुद की ग्रोथ करानी पड़ेगी, तब खुद को डिवाइड करना पड़ेगा, तब तो कुछ नेट वॉल्यूम बढ़ेगा, वरना कोई फायदा नहीं होगा उसके डिवाइड करने का। समझ रहे हो बात को? अगर हम एक सेम वॉल्यूम वाली चीज को कंटिन्यूअसली डिवाइड करते चले जाएं, एक रोटी है तुम्हारे पास, तुम उसके कितने भी टुकड़े कर दो, मिला के उसका वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना, जितना एक रोटी का था उतने उन टुकड़ों का होगा। पर अगर हम पहले रोटी के साइज को डबल करें और फिर उसके टुकड़े करें, तो अब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है? तो पहले सेल, यानी कि सेल के पास जो काम है वो डिवाइडेशन का है, और इस डिवाइडेशन के दौरान उसको केवल डिवाइड नहीं करना होता है, उसको अपनी ग्रोथ भी करानी होती है। और ग्रोथ किस मामले में ग्रोथ होगी? यहां पर ग्रोथ का पैमाना क्या है? यहां पर ग्रोथ का मतलब है कि सेल जब खुद को बढ़ा रहा होगा, अपने वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा होगा, तो अपने वॉल्यूम को इंक्रीज करने के साथ साथ वो अपने अंदर के कंटेंट्स को भी डबल कर रहा होगा। जैसे हमारे पास एक रूम है, हमने कहा इस रूम को दो भाइयों में बांटना है, तो दो भाइयों में बांटने के दौरान केवल वो रूम की जमीनी थोड़ी ना बटेगी, इस रूम के अंदर जो चीजें होंगी वो भी बटेगी। भाई अगर एक रूम में टीवी है, अब सेम रूम हमने दे दिया, तो दूसरा वाला भी तो टीवी मांगेगा। तो यही चीज होती है कि अगर हम एक सेल से दो सेल बना रहे हैं और इस कंटेंट को दोनों सेलों में भेजना है, तो पहले इसको अपने कंटेंट को डबल करना पड़ेगा ना। बस यही मतलब है यहां पर ग्रोथ का। समझ में आ रही बात? एक सेल अपनी ग्रोथ कराता है, फिर खुद को डिवाइड करके दो डॉटर सेल बनाता है, ताकि वो अपने अंदर के कंटेंट को दोनों सेल्स में इक्वली भेज सके। इतनी बात समझ में आई? अब इसके पास ग्रोथ के दौरान दो मेन चीजें आती हैं, एक तो अपने ऑर्गेनल्स को डबल करना और दूसरा अपने जेनेटिक मटेरियल को डबल करना। समझ रहे हो? ऑर्गेनल्स को डबल करना आसान है, पर जेनेटिक मटेरियल को डबल करके उसको तोड़ना ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। पर जितना भी कॉम्प्लेक्स हो, होता सब एक ही साथ है। अब यहां पर ये जो ग्रोथ वर्ड है ना, ये ग्रोथ के बारे में आप एक बात समझो कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर कोई सेल साइकिल है, और उस पहली बात तो ये समझो कि इसको साइकिल हम बोल क्यों रहे हैं, क्योंकि रिपीट होता है ना बेटा। जैसे एक सेल है, इसमें दो सेल बनाए, अब ये सेल अपनी ग्रोथ करेगा,
फिर ये 2 सेल बनाएगा, यानी ये वापस यहीं से शुरुआत करेगा। और जब भी कोई चीज साइकिल में रन कर रही होती तभी तो हम उसको साइकिल बोलते हैं। कोई एक बार बार रिपीट हो रही होती है कोई चीज, तभी तो हम उसको साइकिल का नाम देते हैं। तो सेल साइकिल इसीलिए बोली गई है क्योंकि सेल अपनी इस साइकिल को कंटिन्यूअसली रिपीट कर रहा है। किस साइकिल को? कि वो अपनी ग्रोथ करा रहा है, अपना डीएनए डबल कर रहा है, यानी जेनेटिक मटेरियल डबल कर रहा है, और फिर खुद को डिवाइड करके 2 डॉटर सेल में बदल रहा है। सपोज ये जाइगोट है, जाइगोट ने खुद को बड़ा किया, 2 सेल में बदला। अब ये अपना अपना साइज बढ़ाएंगे, फिर खुद को 2 सेल में बदलेंगे, तो 2 से कितने बन जाएंगे? 4 बन जाएंगे। फिर 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे करके उनमें डिवाइड होता जाएगा और धीरे धीरे एक पूरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। सेल साइकिल की इतनी बात आपको समझ में आ रही है? यानी ये जो भी हम सेल साइकिल में चीजें पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे कि सेल अपने लाइफ के दौरान क्या क्या कर रहा है। सेल अपनी लाइफ में अपनी ग्रोथ कराता है, अपने साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को डबल करता है, अपने डीएनए को रेप्लिकेट करता है, डीएनए रेप्लिकेट करने के बाद वो इन सारी चीजों को बांटता है, डिवाइड करता है, और डिवाइड जब करता है तो उसी को एम फेज बोला जाता है, माइटोसिस फेज बोला जाता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? अगर इतनी बातें क्लियर हैं तब फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसको एक बार देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जो बेटा अभी तक हमने सेल साइकिल के बारे में चर्चा करी, इसमें हमें यह पता लगा कि सेल खुद को डिवाइड करने के दौरान या अपनी साइकिल को पूरी करने के दौरान मेन 2 चीजें शो करता है। एक है अपनी ग्रोथ और दूसरा है अपना डिवीजन। बिना ग्रोथ के डिवीजन का कोई मतलब नहीं है, हमें ये बात समझ में आ चुकी है। तो ये जो हमारी सेल साइकिल होती है, इस सेल साइकिल में अब दिमाग में बैठाते हुए चलना बातें कि सेल साइकिल में सेल पहले ग्रो करेगा, अपने ऑर्गेनल्स को डबल करेगा, अपने डीएनए कंटेंट को डबल करेगा, और उसके बाद खुद को प्रिपेयर करेगा डिवीजन के लिए, और फिर डिवाइड कर जाएगा। यहां तक की बातें क्लियर है? अब यहां पर होता क्या है कि ये सेल साइकिल करानी है, ये सेल को कैसे पता लगेगा? सेल का ब्रेन बताएगा, यानी डीएनए ही उसको ये बात बताएगा। तो क्या ये पूरी सेल साइकिल डीएनए के कंट्रोल में है? और अगर ये सेल साइकिल डीएनए के कंट्रोल में है तो इसमें होने वाला हर एक इवेंट फिक्स होगा। समझ पा रहे हो? यानी सेल ने ग्रोथ कराई खुद को, अब इस ग्रोथ के दौरान उसके अंदर जो जो बदलाव होंगे ये सारे चेंजेस फिक्स होंगे, बिल्कुल होंगे। सेल ग्रोथ के दौरान सेल अपने अंदर जो जो चेंजेस करता है ये सारे चेंजेस फिक्स होते हैं। कब कौन सा चेंज होना है ये सीक्वेंस फिक्स होता है, और कितना टाइम लगेगा उस चेंज को होने में ये ड्यूरेशन फिक्स होता है। बात समझ में आई? सेल साइकिल एक कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है जिसमें सेल खुद को डिवाइड करते टाइम अपने चेंजेस को फिक्स रखता है, अपने चेंज के सीक्वेंस को फिक्स रखता है, उस सीक्वेंस के ड्यूरेशन को फिक्स रखता है। और ये इतना प्योर जो कोऑर्डिनेशन बैठा हुआ है सेल साइकिल में, किसके तहत हो रहा है? सेल के जेनेटिक कंट्रोल के थ्रू हो रहा है। यानी ये डीएनए ही है सेल का जो इस साइकिल को कंट्रोल कर रहा है। ये बात समझ में आ रही? तो सेल साइकिल में 2 मेन चीजें होती हैं, एक सेल की ग्रोथ होना और एक सेल का डिवाइड करना। अब यहां पर ये जो बेटा ग्रोथ वाला पार्ट है ना, ये एक लंबा समय, सेल अपनी जब ग्रोथ करा रहा होता है, अपने अंदर के कंटेंट को डबल कर रहा होता है, ये एक लंबा समय। और वहीं पर जब आखिरी समय आता है जब सेल खुद को डिवाइड कर रहा होता है, तो यहां पर क्या होता है कि अब जो भी चीजें उसने डबल करी है इसको इक्वली डिवाइड करना है। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ग्रोथ तो चलो इजीली हो गई कि उसने खुद को ग्रो किया, अपने कंटेंट को डबल किया, यहां तक की बातें ठीक थी। पर जब मेन बंटवारे की बात आती है ना, जब मेन विभाजन की बात आती है, तब बड़ा ही देखने वाली बात होती है कि एक एक चीज इक्वली जा रही कि नहीं। और ऑर्गेनल्स की तो यहां पर बात ही नहीं है। डीएनए कंटेंट जिसको हमें इक्वली डिवाइड करना है, ये इक्वली डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। तो सेल साइकिल के दौरान होने वाली 2 मेन प्रोसेसेस में एक तो हमारी नॉर्मल प्रोसेस है और एक हमारी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। नॉर्मल प्रोसेस यानी रेस्टिंग प्रोसेस है। रेस्टिंग का मतलब कि यहां पर सेल को बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, वो अपने रेस्ट स्टेज में होता है। रेस्ट स्टेज में रह के वो अपनी ग्रोथ करा रहा होता है, अपने ऑर्गेनल को डबल कर रहा होता है, अपने डीएनए कंटेंट को डबल कर रहा होता है, तब फिर खुद को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए। और फिर जैसे ही डिवीजन की बारी आती है, यानी एम फेज आता है। अब ये एम फेज क्या होता है, परेशान ना होना, अभी पता लगेगा। माइटोसिस, जब माइटोसिस की बारी आती है, वो खुद को डिवाइड करता है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। यहां तक की बात समझ में आई? तो यहां पर हमने पीछे लिखा हुआ है सेल साइकिल के बारे में कि इट इज अ सीरीज ऑफ इवेंट। जिस इवेंट्स का एक सीरीज है, यहां पर कई सारे इवेंट हो रहे हैं। देखो एक बात समझो, हमारी जब ग्रोथ हो रही होती है तो हम अपनी ग्रोथ को डिफाइन नहीं कर सकते हैं।
भाई अब किसी बच्चे को तुम ये कहोगे क्या कि आज से तुम बड़े हो गए? पॉसिबल नहीं है ना, इलॉजिकल बात लग रही है। तो ये जो ग्रोथ है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और कंटिन्यूअस प्रोसेस का क्या मतलब है कि ये रोज का रोज हो रही है और धीरे धीरे बच्चे में चेंजेस आ रहे हैं। यही चीज सेल के अंदर भी होती है कि सेल का ये जो ग्रोथ वाला पार्ट है, ये ग्रोथ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है जिसमें सेल अपने अंदर बदलाव लाता रहता है। सेल के इसी बदलाव को हमने फेजेस में बांट दिया है। सेल के अंदर होने वाले इसी बदलाव को हमने अलग अलग फेजेस में बांट दिया है। तो हमने कहा कि सेल ग्रोथ के दौरान कई सारे इवेंट्स हो रहे हैं। तो ये इवेंट्स एक सीरीज में होंगे, एक सीक्वेंस में होंगे और इनका टाइम फिक्स होगा। क्यों? क्योंकि ये सब जेनेटिक कंट्रोल के अंडर में हो रहा है। तो हमने लिखा कि सेल साइकिल इज अ सीरीज ऑफ इवेंट that in which cell goes through it, in which it shows growth, DNA replication and division of cell into two daughter cell। बात समझ में आई कि सेल साइकिल एक सीरीज ऑफ इवेंट है जिसके दौरान सेल अपनी ग्रोथ करता है, अपने डीएनए को रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट मतलब अपनी डीएनए की कॉपी बनाना, रेप्लिकेट करना मतलब डीएनए की कॉपी बनाना, रेप्लिकेट करता है, फिर खुद को डिवाइड करके दो डॉटर सेल में बदलता है। यानी जो हमारा मेन उद्देश्य था एक सेल से दो सेल बनाना, वो लास्ट में आके यहां पर पूरा होता है। अब ये जो सेल साइकिल है ना, इस सेल साइकिल के अपने कुछ फीचर्स होते हैं। क्या फीचर्स होते हैं? पहला फीचर लिखा हुआ है, अ सेल साइकिल इज अ सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस इन अ सेल एज इट ग्रोज एंड डिवाइड। यानी कि जो सेल साइकिल है ये एक सीरीज ऑफ इवेंट है जो हमारे सेल के अंदर चल रही है जब सेल खुद को ग्रो कर रहा होता है और डिवाइड करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? हमने इस चैप्टर के दौरान जब हमने पहला पार्ट खत्म किया तो पहले पार्ट में हमने पूरी बेसिक बातें सीख ली। जब हम दूसरे पार्ट में स्विच किए हैं तो दूसरे पार्ट में हमें सेल साइकिल के बारे में समझना है। हमने कहा कि हम अपने आसपास ऑब्जर्व करें तो जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं इन सब की शुरुआत कहीं ना कहीं एक सिंगल सेल से हुई है। यानी एक सिंगल सेल के पास ये क्षमता होती है कि वो खुद को डिवाइड करके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना सकता है। अब सोचो अगर एक सेल को डिवाइड करके एक ऑर्गेनिज्म बनाना है तो केवल उसको डिवाइड करने से तो काम नहीं चलेगा, यहां पर सेल की ग्रोथ भी करानी पड़ेगी, तभी हमारा नेट वॉल्यूम कुछ बढ़ पाएगा। तो वॉल्यूम को इंक्रीज कराने के लिए इस सेल साइकिल में यानी सेल के जीवन में दो मेन काम होते हैं। एक सेल की ग्रोथ होना, दूसरा सेल का डिवीजन होना। ग्रोथ के दौरान ही वो अपने डीएनए कंटेंट को या अपने सारे साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को डबल करता है क्योंकि उसे आगे दो डॉटर सेल्स में इसको बांटना है इक्वली। यहां तक की बात समझ में आई। फिर हमने पढ़ा कि जो सेल साइकिल होती है इसमें जो अलग अलग चेंजेस हो रहे हैं, इन चेंजेस को हमने इवेंट्स का नाम दे दिया या फेजेस का नाम दे दिया। अब इन सब का सीक्वेंस फिक्स होता है। इन सब का सीक्वेंस फिक्स होता है। बात कहां लिखी हुई है? अगले पॉइंट में, ऑल द इवेंट्स अगर इन अ सेल साइकिल इज डन इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर। यानी जितने भी इवेंट सेल साइकिल के दौरान हो रहे हैं ये सब एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में हो रहे हैं, यानी एक के बाद हो रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें चलो पहले डीएनए डबल कर देते हैं उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह देखा जाएगा या बाकी ऑर्गेनल देखे जाएंगे। नहीं, जब जो काम होना है तब वही काम होगा, चाहे सेल कोई भी हो बॉडी का। ठीक है, यानी सेल साइकिल के सारे इवेंट फिक्स होते हैं। तो डन इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर एंड दिस कोऑर्डिनेशन इज डन अंडर द जेनेटिक कंट्रोल। और ये कोऑर्डिनेशन सेट कौन करता है? हमारा जीन्स, हमारे डीएनए के जीन्स यानी जेनेटिक कंट्रोल के अंडर में सारी बातें हो रही हैं। अगला पॉइंट है, ड्यूरिंग द सेल साइकिल सेल स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन द इंटरफेस वेयर इट ग्रोज, रेप्लिकेट and chromosomes replicate its chromosome and prepare for division। अब यहां बात समझने की कोशिश करना, एक नया शब्द आ गया इंटरफेस। यानी कि ड्यूरिंग द सेल साइकिल सेल स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन इंटरफेस। सेल साइकिल के दौरान सेल जो होता है वो अपना अधिकतम समय इंटरफेस को देता है और कम से कम समय देता है एम फेस को। यहां से ही अब सेल साइकिल की शुरुआत है मेन। अभी तक तो हमने सेल साइकिल मतलब शुरुआत तो हो चुकी है, हमने सेल साइकिल के बारे में समझ भी लिया, पर ये समझो जैसे हमने कहा कि सेल साइकिल में सेल के पास मेन दो काम है, एक उसकी ग्रोथ होना, एक उसका डिवीजन होना। तो जो ग्रोथ वाला हिस्सा है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसी को हमने नाम दिया इंटरफेस, जिसको अभी हमने रेस्टिंग फेस कहा। ये इंटरफेस क्या हो गया? ये उसके ग्रोथ वाला टाइम हो गया। और एम फेस क्या है? माइटोसिस। अभी हमने कहा कि सेल दो ही तरीके से डिवाइड कर सकता है, या तो माइटोसिस या मियोसिस। तो ये माइटोसिस है। जनरली ये माइटोसिस होता है, बहुत रेयर केस में मियोसिस होता है जब गैमीट का फॉर्मेशन करना होता है। ठीक है, तो ये माइटोसिस है। एम फेस माइटोसिस रिप्रेजेंट कर रहा है और इंटरफेस सेल की ग्रोथ रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहां तक की बातें समझ में। तो सेल अपना साइकिल के दौरान मोस्ट ऑफ द टाइम कहां पर गुजारता है? इंटरफेस में। अब जाहिर सी बात है कि डिवाइड करने में थोड़ी ना ज्यादा टाइम लगता है, चीजों को डबल करने में टाइम लगता है। तो इंटरफेस सेल साइकिल का सबसे लॉन्ग फेस होता है। अगर हम कहें कि पूरी सेल साइकिल के दो फेजेस हैं, इंटरफेस और एम फेस, और ये पूरी सेल साइकिल 24 घंटे में समाप्त हो रही है,
तो तुम ये कहोगे कि 23 घंटा अकेला तो केवल इंटरफेस में लग रहा है, केवल 5% टाइम, 5% टाइम केवल लगता है एम फेज को होने में, यानी डिवीजन को होने में। बाकी पूरा टाइम 95% टाइम कहां पर लगता है? इंटरफेस में लगता है। हालांकि ये रेस्टिंग फेज है, हालांकि इसमें सेल को बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, केवल चीजों को डबल करना है, फिर भी टाइम टेकन यही है। टाइम कहां पर लगेगा? इंटरफेस में। डिवीजन में सबसे कम टाइम लगता है, पर वो कॉम्प्लेक्स होता है, याद रखना। डिवीजन में टाइम कम लगता है, पर वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक। तो ड्यूरिंग द सेल साइकिल सेल स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन इंटरफेस वेयर इट ग्रोस, यहां पर वो ग्रो करेगा खुद को, अपने जीनोम यानी अपने क्रोमोसोम को रेप्लिकेट करेगा और प्रिपेयर करेगा खुद को डिवीजन के लिए। अगर इतनी बातें समझ रहे हो तो लास्ट पॉइंट देखो, आफ्टर देन सेल लीव द इंटरफेस। इन सब को करने के बाद सेल इंटरफेस को लीव करेगा एंड अंडरगो द माइटोसिस, और एम फेज में एंटर कर जाएगा। एम फेज में एंटर करने का मतलब कि अब उसमें माइटोसिस होने लगेगी और सेल डिवाइड करके 2 पोलर न्यूक्लियाई में या 2 पोलर डॉटर सेल्स में बदल जाएगा। इतनी बात समझ में आई? समझ पा रहे? 2 डॉटर सेल्स में बदलना कब हो पाएगा? जब माइटोसिस कंप्लीट होगी। डॉटर सेल बनाने के लिए सेल को अपने कंटेंट को डबल करना पड़ा, जिसको हमने ग्रोथ का नाम दिया, ठीक है। ग्रोथ और डिवीजन 2 ही मेन काम होते हैं सेल साइकिल के दौरान। ग्रोथ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, डिवीजन एक अपने समय पे होता है। सेल साइकिल में होने वाले सारे इवेंट्स का सीक्वेंस फिक्स होता है, होने वाले चेंजेस फिक्स होते हैं, कब कौन सा चेंज होना है ये फिक्स होता है, और कितने टाइम में कौन सा चेंज होना है ये भी फिक्स होता है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें जेनेटिक कंट्रोल के अंडर में हो रही। अगर आप ये सारी बातें समझ पा रहे हो तो इसके बाद हम आप क्या करेंगे, ये जो इंटरफेज है ना, इंटरफेज में क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रही है। इस ग्रोथ के दौरान सेल अपनी चीजों को डबल कर रहा होता है। अब यहां पर भी सीक्वेंस है, यहां पर भी अलग अलग फेजेस हैं। हमने इंटरफेस में होने वाली ग्रोथ में होने वाले चेंजेस को अलग अलग फेजेस में बांट दिया। नहीं समझे? हमने कहा कि सेल है, सेल अपनी ग्रोथ कर रहा है, फिर डिवाइड कर रहा है, तो ग्रोथ हो रही, ग्रोथ का नाम हमने दिया इंटरफेस। अब इंटरफेस को भी हमने छोटे छोटे सब फेजेस में बांट दिया कि कब क्या हो रहा है। भाई एक तो उसको अपने ऑर्गेनल डबल करने, और दूसरा उसको अपने डीएनए को रेप्लिकेट करना है, और तीसरा खुद को प्रिपेयर करना है डिवीजन के लिए। ये 3 अलग अलग बातें वो नहीं है। तो यही 3 सब फेसेस हमने बांट दिए इंटरफेस के, जिसको हम G1, S और G2 के नाम से जानते हैं। G1, S, G2, M, ये 4 चीजें होती हैं एक सेल साइकिल के दौरान। एम फेज तो माइटोसिस रिप्रेजेंट कर रहा है, G1, S, G2 किस में आते हैं? इंटरफेज में आते हैं। अब सब में अलग अलग चेंजेस के बारे में लिखा हुआ है, बस इतना ही है। तो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़े। तो बेटा हमारी सेल साइकिल के मेन 2 इवेंट कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया हमारी सेल की ग्रोथ होना, और दूसरा सेल का डिवाइड होना। ये उन्हीं दोनों का रिप्रेजेंटेशन है, या कह लो कि सेल साइकिल का रिप्रेजेंटेशन है। सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस। एक है हमारा एम फेज और दूसरा है हमारा इंटरफेज। एम फेज क्या है? माइटोसिस। माइटोसिस क्या रिप्रेजेंट करता है? डिवीजन। और वही इंटरफेज क्या है? ग्रोथ फेज, जब सेल की ग्रोथ हो रही हो। हमने क्या पढ़ा कि ग्रोथ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो इंटरफेज के दौरान ग्रोथ होगी, और इस ग्रोथ होने के दौरान सेल में जो जो चेंजेस होंगे उनको हम अलग अलग सब फेजेस में बांट देंगे। समझ में आया? इंटरफेज रेस्टिंग फेज कहलाता है, जबकि एम फेज में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन चल रही होती है या कॉम्प्लेक्स चीजें हो रही होती हैं। इंटरफेस को रेस्टिंग फेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर सेल की कंटेंट केवल डबल हो रहा होता है, बाकी सेल पे और कोई वर्किंग लोड नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तो इंटरफेस माना कि रेस्टिंग फेज है, पर सबसे लंबा टाइम यही लेता है। इंटरफेस सेल साइकिल का सबसे लॉन्गेस्ट फेज कहलाता है। अगर किसी सेल साइकिल को होने में 100% टाइम लग रहा है, तो उसमें 95% टाइम क्या लेता है? इंटरफेस, और 5% टाइम केवल होता है एम फेज। तो इंटरफेस में क्या क्या लिखा हुआ है कि इंटरफेस को रेस्टिंग फेज भी बोला जाता है। इट इज अ टाइम पीरियड बिटवीन एंड ऑफ डिवीजन एंड स्टार्ट ऑफ न्यू डिवीजन। अब इसको समझना है तो आपको ये डायग्राम देखना होगा। ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है सेल साइकिल का कि उसके अंदर क्या क्या हो रहा होगा। सेल साइकिल में बेटा एक तो होता है हमारा एम फेज, इसका मतलब क्या है? माइटोसिस यानी डिवीजन, और दूसरा होता है इंटरफेस। इंटरफेस में होने वाले चेंजेस को हम 3 अलग अलग फेजेस में बांट देते हैं, जो कि यहां पर लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू चेंज अगर इन दी सेल साइकिल इंटरफेस इज सब डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस, G1, S, G2। यानी कि इंटरफेस के दौरान जब सेल अपनी ग्रोथ कर रहा है, तो इस ग्रोथ के दौरान वो क्या क्या कर रहा है, इसको हमने अलग अलग सब फेजेस में बांट दिया अपनी सुविधा के लिए, कि हम उसको ठीक से पढ़ पाए और कब क्या चेंज हो रहा है इसको जान पाए। क्योंकि हमें यह पता है कि चेंजेस कैसे होंगे? कोऑर्डिनेटेड मैनर में होंगे, सीक्वेंस से होंगे, तो उसी सीक्वेंस को हमने अलग अलग फेजेस में बांट दिया।
समझ में आया? तो यहां पर इंटरफेस को G1S G2 से रिप्रेजेंट किया। ये पूरी क्या है हमारी इंटरफेस। अब देखने से ही समझ में आ रहा है कि इंटरफेस लॉन्गेस्ट फेस है और एम फेस शॉर्टेस्ट फेस है। इसमें कितना टाइम लगता है 5% और इसमें कितना टाइम लगता है 95%। इतनी बात समझ में आ रही है? अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो ये समझो कि G1S G2 है क्या। G1 का मतलब होता है बेटा गैप, और गैप ये कहां पर है, माइटोसिस में क्या होगी डिवीजन। एस फेस में क्या होता है, एस फेस को सिंथेसिस फेस बोला जाता है, जहां पर डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। तो इस एम और एस के बीच में G1 आ रहा है, तो G1 इज अ गैप बिटवीन सेल डिवीजन एंड डीएनए रेप्लिकेशन। G1 इज अ गैप बिटवीन सेल डिवीजन एंड डीएनए रेप्लिकेशन। इन दोनों फेज के बीच का ये गैप है। तो इंटरफेस क्या है हमारा, इट इज अ टाइम पीरियड बिटवीन एंड ऑफ डिवीजन एंड स्टार्ट ऑफ न्यू डिवीजन। यहां से डिवीजन का एंड होगा और यहां से डिवीजन चालू होगी, तो इसके बीच का ही तो पूरा समय इंटरफेस कहला रहा है। तो इंटरफेस इज अ टाइम पीरियड बिटवीन एंड ऑफ डिवीजन एंड स्टार्ट ऑफ न्यू डिवीजन। पहली बात, टेक्स 95% ऑफ टाइम ऑफ द टोटल सेल साइकिल। पूरी सेल साइकिल का 95% हिस्सा कौन लेता है, इंटरफेस। दूसरी बात, तीसरी बात कि इसको मतलब इंटरफेस में होने वाले चेंजेस को हमने सब फेसेस में बांट दिया, जो कि क्या है G1S G2। G1S G2। अब G1 क्या होता है, गैप 1। गैप ये किसके बीच का है, जब सेल डिवीजन एंड हो रहा है और डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है। एस फेस में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन। एस का मतलब होता है सिंथेसिस, और सिंथेसिस यहां पर किस चीज की हो रही है, डीएनए की, यानी डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। तो G1 क्या होता है बेटा, G1 एक गैप है। किसके बीच का गैप है, एम और एस के बीच का गैप है। ये तो देखने से समझ में आ रहा है। एम क्या है, यहां पर सेल डिवीजन एंड हो रही है और यहां पर डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए की सिंथेसिस स्टार्ट हो रही है। तो G1 इट इज अ गैप बिटवीन सेल डिवीजन एंड डीएनए रेप्लिकेशन। इट इज अ गैप बिटवीन सेल डिवीजन एंड डीएनए रेप्लिकेशन। इतनी बात समझ में आई? ऐसी जो दूसरा है वो क्या है, G2। अब G2 अपने आप बता दो किसके बीच का गैप है। G2 में क्या हो रहा है कि यहां जहां से डीएनए रेप्लिकेशन बंद हो रही है और दोबारा से डिवीजन स्टार्ट हो रहा है, ये उसके बीच का गैप है। तो G2 is a gap between DNA replication and cell division. G2 is a gap between DNA replication and cell division. कुछ नहीं बेटा, F, M और S के बीच के दो गैप होते हैं। जो G1 होता है वो M और S के बीच में होता है, और जो G2 होता है वो S और M के बीच में होता है। यानी जस्ट उल्टा कर दो, केवल ये ड्रॉ करना, सीक्वेंस बनाना, अपने आप समझ में आ जाएगा कौन किसके बीच का गैप। इतनी बात समझ में आए? M फेज में क्या होगा, सेल खुद को डिवाइड करेगा। G1S G2 में क्या होगा, सेल अपनी ग्रोथ कर रहा होगा। ग्रोथ के दौरान होने वाले चेंजेस, G1 में कुछ अलग चेंजेस होंगे, S में कुछ अलग चेंजेस होंगे और G2 में कुछ अलग चेंजेस होंगे। इन्हीं अलग अलग होने वाले चेंजेस को हमने अलग अलग फेजेस में बांट दिया है, बस इतना किया है। ठीक है, तो G1 में क्या चेंज हो रहे हैं, S में क्या चेंज हो रहे हैं, G2 में क्या हो रहे हैं, इनको हम सेपरेटली पढ़ लेते हैं, तो इंटरफेस अपना समाप्त हो जाएगा। एक बार इंटरफेस समाप्त हो जाए तो हम एम फेज को पढ़ेंगे। अब तुम एक बार खुद सोचो, अगर इंटरफेस के होने वाले चेंजेस को हमने अलग अलग सब फेजेस में बांटा है, तो जब एम फेज पढ़ेंगे, माइटोसिस पढ़ेंगे, तो उस माइटोसिस के दौरान होने वाले चेंजेस को हम सब फेजेस में नहीं बांट सकते हैं? बिल्कुल बांट सकते हैं। तो हम एम फेज को भी अलग अलग सब फेजेस में बांटेंगे, जो कि क्या होंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। यानी एम फेज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 सब फेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो हम एक एक करके इनमें होने वाले चेंजेस पढ़ते हैं, इंटरफेस को समाप्त करते हैं, फिर एम फेज में आते हैं। एम फेज के चारों सब फेजेस में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको पढ़ते हैं, हमारा सेल साइकिल फिनिश हो जाएगा। फिर माइटोसिस मियोसिस का डिफरेंस बचेगा, वो 2 मिनट का है, वो बता दिया, तो सेल साइकिल यहां से समाप्त हो जाएगा। यानी अब हम चैप्टर के एंड पोर्शन में आ गए ऑलमोस्ट। अब मुश्किल से 20 से 25 मिनट और लगेगा इस चैप्टर को खत्म करने में, 20 मिनट में हो जाना चाहिए जहां तक। ठीक है, तो इसको एक बार नोट कर लीजिए। होप सो बातें समझ में आ रही होगी। एम फेज में क्या लिखा हुआ है, जनरली कॉल्ड माइटोसिस फेज, सेल डिवीजन अकर हियर। एम फेज का मतलब होता है, अब यहां पर जनरली लिखा है, जनरली का मतलब होता है कि हमेशा माइटोसिस फेज नहीं बोला जाएगा, कभी कभी ये फेज मियोसिस फेज भी होता है। मियोसिस कब होगा, जब गैमीट बनाने होंगे। गैमीट क्या होते हैं, हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। ये कहानी तो पहले क्लियर हो चुकी है। तो जनरली कॉल्ड माइटोसिस फेज टेक्स ओनली 5% टाइम ऑफ द टोटल सेल साइकिल। पूरी सेल साइकिल का केवल 5% हिस्सा हमारा एम फेज लेता है, बाकी 95% कौन लेता है, इंटरफेस लेता है। G1S G2 हो गया, एम हो गया, इंटरफेस एम फेज क्लियर हो गया। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए, तो फिर आगे बढ़ा जाए और एक एक चीज को
डीप में बताया जाए, यानी उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं ये समझाया जाए। हाँ तो बेटा अगर आप अपने गैप वन को ध्यान से देखा जाए तो जैसा कि हमने देखा कि गैप वन क्या है, गैप वन एक गैप है एम के बाद का और एस के पहले का, यानी एम के बाद और एस के पहले एक छोटा सा गैप है जिसको हमने गैप वन बोला। ठीक है, अब ये चूंकि एस से पहले हो रहा है इसीलिए इसको प्री सिंथेटिक फेज भी बोला जाता है। हमने आपको बताया था कि एस फेज को क्या बोला जाता है, सिंथेटिक फेज या सिंथेसिस फेज, तो इसीलिए इसको प्री सिंथेटिक फेज भी बोला जाता है। जैसे जिम जाते समय हम देखते हैं ना कि प्री वर्कआउट मील क्या है, पोस्ट वर्कआउट मील क्या है, कि जिम के पहले हमने प्री लिया और जिम के बाद हमने पोस्ट लिया। ऐसे ही अगर हम एस फेज को एक मिडिल फेज मान लें तो एस फेज के पहले होने वाला इवेंट क्या है, जीवन है, तो जीवन को हम लोग प्री सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं। ऐसी जीटो को क्या बोलते हैं, पोस्ट सिंथेटिक फेज बोलते हैं। अब जीवन फेज, पहली बात तो ये लिखी हुई है, इट इज अ गैप बिटवीन एम एंड एस और इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्री सिंथेटिक फेज। एक बात समझ में आई। दूसरी क्या लिखी है, इन जीवन फेज ग्रोथ अकर, यहां जीवन फेज में क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ तो पूरे इंटरफेज में ही हो रही है, तो जीवन में क्या हो रहा है, जीवन में क्या हो रहा है कि एक तो साइटोप्लाज्म अपने आप को इंक्रीज कर रहा है और दूसरा कुछ ऑर्गेनल जैसे ईआर हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, ये सब खुद को डबल कर रहे हैं। ठीक है, एक सेल होता है, सेल के अंदर काफी सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जो सेल का फंक्शन कर रहे होते हैं, तो कुछ ऑर्गेनल्स यहां पर डबल हो रहे होते हैं और सेल अपने साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा होता है। कहां पर, जीवन में। जीवन को प्री सिंथेटिक फेज भी बोला जाता है। इतनी बात समझ में आई। और एक बात समझना कि यहां पर अगर ऑर्गेनल डबल हो रहे हैं तो इनको डबल करने के लिए हमें प्रोटीन चाहिए होगा, जाहिर सी बात है। और प्रोटीन कहां से आएगा, डीएनए से। डीएनए से ही हर चीज बनती है, तो डीएनए बनाएगा आरएनए और आरएनए बनाएगा प्रोटीन। ये प्रोसेस होती है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से फिर प्रोटीन का बनना कहलाता है ट्रांसलेशन। बिना राइबोसोम के हालांकि ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, पर अभी तो ये दोनों प्रोसेस के नाम पता होने चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है। तो जो कि यहां पर ऑर्गेनल्स डबल करनी है, हमें कुछ प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है, तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जैसी प्रोसेस भी कहां पर हो रही होती है, जीवन में हो रही होती है। ये बेटा हमारे जीवन की बात नहीं हो रही है, सेल साइकिल के जीवन की बात हो रही है, समझ रहे हो। अपने जीवन की चर्चा करने बैठे तो फिर वीडियो की लेंथ कम पड़ जाएगी, काफी हो जाएगा। तो ये जीवन, सेल साइकिल के जीवन की बात हो रही है, यानी गैपन की बात हो रही है। तो इन जीवन फेज ग्रोथ अकर, cytoplasm increase and some organelle like ER and Golgi body also double year। एक बात ये समझ में आई। आगे लिखा हुआ है कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन लाइक प्रोसेस अकर इन जीवन फेज, यानी जीवन में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जैसी प्रोसेस भी हो रही। अब अच्छा एक बात समझने की कोशिश करना, हमने पढ़ा कि सेल के जीवन में, मतलब सेल साइकिल में, सेल जब खुद को डिवाइड कर रहा होता है तो ये कर रहा होता है डिवीजन के दौरान, कहीं ग्रोथ कर रहा है, कहीं अपने डीएनए को डबल कर रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर क्या हर सेल हर टाइम डिवाइड करता रहता है? नहीं, जरूरत पर डिपेंड करता है ना भाई। अब जैसे जाइगोट है तो जाइगोट का तो काम ही है कि डिवाइड करके पूरा ऑर्गेनिज्म बनाना, तो वहां तो हर सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहा है। पर अब जैसे हम एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गए तो अब क्या हमारी बॉडी का हर एक सेल परमानेंटली डिवाइड कर रहा है? नहीं। अगर ऐसा हो रहा होता तो फिर ऑर्गन की अननेसेसरी ग्रोथ होती जाती ना, जबकि ऐसा तो है नहीं। अपनी बॉडी में ग्रोथ डिफाइंड होती है, एक परफेक्ट टाइम तक होती है, एक कांस्टेंट टाइम तक होती है। तो ऐसी ग्रोथ का मतलब क्या है कि सेल साइकिल या सेल डिवीजन हर सेल में हर समय नहीं चलता रहता है। हमारी बॉडी में 200 से ज्यादा अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। क्वांटिटी देखी जाए तो 37.2 ट्रिलियन अप्रॉक्स होते हैं, गूगल का डाटा जो बताता है। बाकी अगर हम ये देखें कि कितने प्रकार के होते हैं तो टाइप में भी 200 से ज्यादा अलग अलग प्रकार के सेल होते हैं बॉडी में। तो हर सेल हर टाइम डिवाइड करता रहे जरूरी नहीं है भाई। डिवाइड करने के लिए कोई रिक्वायरमेंट होगी। ये रिक्वायरमेंट क्या होती है कि अगर हमें कहीं पर रिपेयरिंग करनी हो। रिपेयरिंग कैसे, कि जैसे आपके कहीं चोट लग गई, अब चोट लग गई तो घाव हो गया, वाउंड हो गया वहां पर, तो वहां पर सेल को डिवाइड करके उस घाव को भरना पड़ेगा। तो ये एक जरूरत। किसी चीज की ग्रोथ होनी है तो ग्रोथ के लिए सेल डिवीजन की जरूरत है। रिपेयरिंग हो गया, ग्रोथ हो गया, और क्या हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ग्रोथ की, मतलब इसके सेल डिवीजन की जरूरत है। तो ये कुछ एस्पेक्ट हैं जिसमें सेल खुद को डिवाइड करता है। आपने सुना होगा कि हमारे आरबीसी सेल की लाइफ होती है 120 डेज, तो यानी कि 120 दिन तक वो नहीं डिवाइड किया ना, उसके बाद वहां से नए आरबीसी बन के आए होंगे। कहां से, वो तो अलग अलग चीज होती है। एम्ब्रियो होता तो लीवर से आ रही होती है ना, बाद में फिर स्प्लीन में आ जाता है, फिर उसके बाद बोन मैरो में आ जाता है, सब काम बढ़ता रहता है आरबीसी बनाने का।
फिलहाल अगर एडल्ट की बात करी जाए तो लॉन्ग बोन के एंड में बोन मैरो होता है, वहां पर ही हमारे सोमैटिक सेल्स होते हैं जो आरबीसी बना रहे होते हैं। ठीक है, आरबीसी क्या, ब्लड के सारी सेल्स बना रहे होते हैं, मतलब वहां फ्रेगमेंटेशन से बन रहे होते हैं, वो एक अलग बात है। फिलहाल इतना समझते हैं कि हर सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड करता रहे ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहां पर क्या होता है कि सेल जब अपना जीवन फेज कंप्लीट कर रहा होता है, अपना गैप 1 जब कंप्लीट कर रहा होता है, वो अपनी ग्रोथ कर रहा होता है, तो जीवन कंप्लीट करने के बाद उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं। अगर उसको डिवाइड करते रहना है तो वो सेल साइकिल को कंटिन्यू करेगा और जीवन कंप्लीट करने के बाद एस में एंटर करेगा, पहली बात। या फिर वो जीवन कंप्लीट करेगा और खुद को परमानेंट कर लेगा। परमानेंट का मतलब कि अब मैंने अपना काम फिक्स कर लिया है, अब मैं ऐसे का ऐसा ही बना रहूंगा और अपना काम करता रहूंगा। जैसे हमारे हार्ट के सेल, कार्डियक टिश्यू है, वहां पर कार्डियक सेल खुद को डिवाइड करके एक बार उसने एक ऑर्गन बना दिया हार्ट, अब वो परमानेंट हो गए, अब वो नहीं डिवाइड होंगे, है ना भाई। डिवाइड हो जाएंगे तो फिर हार्ट का साइज बढ़ता चला जाएगा ना, जबकि हार्ट का साइज कांस्टेंट होता है, अपने बॉडी में हर एक ऑर्गन का साइज और वेट कांस्टेंट होता है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि सेल जीवन कंप्लीट करके खुद को परमानेंट कर ले रहा है, यानी खुद को डिफरेंशिएटेड कर ले रहा है, किसी काम में लगा ले रहा है कि बस अब मुझे डिवाइड नहीं करना, अब मैं ये काम लगातार करता रहूंगा। या फिर एक और चीज होती है कि जीवन कंप्लीट करने के बाद सेल एक अलग ही दुनिया में चला जाए, जिसको हम बोलते हैं जी नॉट फेज। अभी जी नॉट फेज क्वेश्चन फेज होता है, इसमें क्या होता है कि सेल रिजर्वायर के तरीके पड़ा होता है। रिजर्वायर का मतलब क्या होता है कि ऐसे ना मैं डिवाइड करूंगा ना मैं परमानेंट होऊंगा, मैं बस एक्स्ट्रा के रूप में पड़ा हुआ हूं, जब जरूरत होगी तो डिवाइड करके वहां पर आ जाऊंगा। समझे बात को? एक्स्ट्रा में कोई चीज हम रख लेते हैं ना अपने पास कि अगर जरूरत पड़ी तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ये वही चीज है। अब ऐसे तो हार्ट के सेल डिवाइड नहीं कर रहे हैं, पर सपोज हो न, भगवान ना करे ऐसा हो, पर अगर कोई ऐसी स्थिति आती है कि जहां पर हार्ट की सर्जरी हो या कुछ भी हो, तो उसमें क्या होता है कि फिर तो वहां के सेल को डिवाइड करके उसको भरना पड़ेगा ना, सूचर को भरना पड़ेगा। तो ऐसे सेल्स कैसे होते हैं, ये जी नॉट फेज में चले गए होते हैं, ये सुन्न पड़े होते हैं, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव तो होते हैं, पर ये ना तो परमानेंट की कैटेगरी में आते हैं ना ही डिवाइडिंग की कैटेगरी में आते हैं। ये बस ऐसा रिजर्वायर पड़े हुए हैं कि जब जरूरत पड़ेगी तब मैं वापस से एस में एंटर करके डिवाइड करूंगा, वरना नहीं करूंगा। तो ये 3 चीजें समझ में आई। यानी हमने पढ़ा कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ जीवन फेज सेल हैज 3 ऑप्शन। सेल के पास कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है। या तो वो कंटिन्यू करे सेल साइकिल और कहां एंटर कर जाए? एस फेज में। कंटिन्यू करने का तो यही मतलब है कि जीवन कंप्लीट किया, एस में आएगा, एस कंप्लीट करेगा, G2 में जाएगा, फिर एम में डिवीजन करेगा। यही तो कंप्लीशन का मतलब है। तो जीवन कंप्लीट करने के बाद या तो एस में एंटर कर जाए और सेल साइकिल को कंटिन्यू कर दे, या फिर एग्जिट द सेल साइकिल एंड बिकम परमानेंट, यानी गेट डिफरेंशिएटेड। सेल साइकिल को रोक दे जीवन होने के बाद और कहा डिफरेंशिएट कर ले, खुद को किसी काम में लगा ले, अपना काम उसने फिक्स कर लिया कि अब मैं यही करूंगा, परमानेंट हो गया हूं मैं। या फिर सेल में एग्जिट द सेल साइकिल एंड एंटर्स इनटू जी नॉट फेज, जिसको क्वेश्चन फेज भी बोला जाता है, कि सेल एग्जिट कर देता है। अच्छा, यहां पर ये जो शब्द एग्जिट है ना, ये कहीं कहीं पर छलावा हो जाता है इसके साथ, कहीं कहीं पर इसमें सस्पेंडेड दिया होता है कि वो सेल साइकिल को सस्पेंड कर देता है और एंटर कर जाता है जी नॉट फेज में। सस्पेंशन का मतलब होता है बेटा बीच में लटका देना, कि वो मैंने छोड़ी भी नहीं है और मैं वहां पर काम भी नहीं कर रहा हूं। जैसे सस्पेंशन लेटर मिल जाता है ना, आप किसी ड्यूटी पे हो तो आपको सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड का मतलब होता है कि कुछ दिन के लिए आपको निकाल दिया गया, जरूरत पड़ेगी फिर बुला लेंगे। तो यहां पर एग्जिट की जगह सस्पेंड भी आ जाता है। तो सेल में सस्पेंड और एग्जिट द सेल साइकिल एंड एंटर्स इनटू जी नॉट फेज, यानी आप रिजर्वायर के तरीके पढ़ा है, जब दोबारा काम आएगा तो वापस से एस में एंटर कर जाएगा और सेल साइकिल को कंटिन्यू कर देगा। इतनी बातें समझ में आ रही? हमने क्या क्या पढ़ा, हमने जीवन में क्या क्या हो रहा है ये देखा, सेल के जीवन में गैप में क्या हो रहा है ये देखा, फिर उसके बाद हमने देखा कि सेल हमेशा डिवाइड नहीं करता रहता है, डिवाइड करने की उसकी कुछ जरूरतें हैं। सेल को ग्रोथ करनी हो, सेल को कहीं पर कोई रिपेयरिंग करनी हो, सेल को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना हो, तो ऐसे टाइम पर वो खुद को डिवाइड करता है, अन्यथा वो डिवाइड नहीं करता है। तो यानी कि सेल जब जीवन कंप्लीट कर लेता है तो उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो वो कंटिन्यू करे, एस फेज में एंटर कर जाए, या वो परमानेंट हो जाए जीवन के बाद, या वो सेल साइकिल को सस्पेंड कर दे और जी नॉट फेज में चला जाए, यानी क्वेश्चन फेज में चला जाए। अगर ये सारी बातें समझ में आ रही हैं तो अब हम ये कंटिन्यू वाले फेज को लेके चलते हैं। अब सेल साइकिल पढ़ रहे हैं तो उसमें तो सारे फेज पढ़ने हैं ना, तो अभी हम उन सेल्स को पढ़ रहे हैं जो डिवाइड हो रहे हैं, ये सेल साइकिल को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जीवन कंप्लीट किया सेल ने, अब यहां कहां एंटर करेगा? एस फेज में। तो इसको नोट कर लीजिए, तो फिर हम आगे एस फेज में चलें।
अब अगला क्या है बेटा, एस फेज। एस फेज को क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फेज। सिंथेटिक फेज इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहां पर किसी चीज की सिंथेसिस हो रही, किसकी सिंथेसिस हो रही, डीएनए की हो रही। और एस फेज का सबसे मेन इवेंट यही है, डीएनए का रेप्लिकेशन होना या डीएनए कंटेंट का डबल होना। अब यहां पर यह बात थोड़ी समझ में नहीं आती है कि डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, या रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, या डीएनए डबल हो रहा है, और डीएनए डबल हो रहा है तो क्या क्रोमोसोम भी डबल हो रहा है। तो ये कुछ कंफ्यूजन रहती है जो अभी हम दूर कर रहे हैं आपकी। तो एस फेज को क्या बोला जाता है, इट स्टैंड्स फॉर सिंथेटिक फेज। दूसरा, द मेन इवेंट डन हियर इज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अब डीएनए का रेप्लिकेशन क्या होता है ये समझा रहा हूं। अभी अगले पॉइंट पे चलते हैं कि डीएनए गेट डबल्ड इनसाइड द न्यूक्लियस विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। यानी जो डीएनए होता है ये डबल होता है कहां पर, न्यूक्लियस के अंदर। अब न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए तो वहीं पर ही डबल होगा, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। अपनी बॉडी के अंदर कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं है जो बिना एंजाइम के हो रही हो। एंजाइम एक बायो कैटेलिस्ट है जो बॉडी की हर एक केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां पर जो एंजाइम यूज होता है वो क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए गेट डबल हियर इनसाइड द न्यूक्लियस विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। अगला पॉइंट है, इन एनिमल सेल टू मेक स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल प्रेजेंट विच इज ऑल्सो डबल हियर। एनिमल सेल में, यानी एनिमल सेल प्लांट सेल दो यूकार्योटिक सेल होते हैं दोनों, तो एनिमल सेल में एक ऑर्गेनल पाई जाती है जिसको बोलते हैं सेंट्रियोल। सिंगल होता है तो सेंट्रियोल बोलते हैं, और दो सेंट्रियोल ऐसे आपस में परपेंडिकुलरली अटैच हो तो इसको सेंट्रोजोम बोलते हैं। तो सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम जैसे ऑर्गेनल कहां पर होते हैं, एनिमल सेल में। ये भी डबल होते हैं। कहां डबल होते हैं, एस फेज में। क्यों होते हैं, क्यों डबल हो रहे हैं, इसके पीछे की कहानी हम एम फेज में समझेंगे। अभी से बता दे रहे हैं, सस्पेंस नहीं क्रिएट कर रहे हैं। होता क्या है कि जब हमें क्रोमोसोम को बांटना होता है ना दो सेल्स में, तो हमें उनको पकड़ के खींचना होता है, और खींचने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, थ्रेड्स का। ये थ्रेड्स क्या होते हैं, स्पिंडल फाइबर, और यही थ्रेड्स बनाने का काम करता है सेंट्रियोल। तो एनिमल सेल में सेल डिवीजन के दौरान जब हमें क्रोमोसोम्स का बंटवारा करना है तो हमें स्पिंडल की जरूरत है, और ये स्पिंडल कौन बनाता है, सेंट्रियोल। अब डिवीजन कहां होना है, एम फेज में। तो एस फेज पहले से ही तैयारी करेंगे ना। हमने क्या कहा था कि इंटरफेज के दौरान सेल खुद की ग्रोथ करता है और दूसरा खुद को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए। तब सेल को पता था कि डिवीजन के लिए स्पिंडल की रिक्वायरमेंट है, तो स्पिंडल बनाएगा कौन, सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल को भी डबल कर लिया जाता है कहां पर, एस फेज में। एक और चीज है जो यहां पर डबल करी जाती है, क्या है, हिस्टोन्स। याद है डीएनए का स्ट्रक्चर बताते समय बताया था कि हिस्टोन्स प्रोटीन्स होते हैं जिसमें डीएनए खुद को वाइंड अप कर लेता है और न्यूक्लियोसोम बनाता है। तो ये हिस्टोन प्रोटीन भी कहां पर डबल होते हैं, या इनकी सिंथेसिस भी कहां पर होती है, एस फेज में। हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस एस फेज में होती है, सेंट्रियोल एस फेज में डबल हो रहे होते हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा होता है, और ये रेप्लिकेशन इनसाइड द न्यूक्लियस हो रहा होता है, जिसके लिए हमें एंजाइम चाहिए होता है डीएनए पॉलीमरेज। ये बात समझ में आई। अब समझो डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब बेटा ये होता है कि हमें एक डीएनए से दो डीएनए बनाने हैं, ताकि हम उन दो डीएनए को अलग अलग डॉटर सेल में भेज सकें। पर समस्या क्या है कि हम क्या क्रोमोसोम नंबर को डबल कर सकते हैं क्या? हो सकता है कि आपकी बुक में लिखा हो कि ड्यूरिंग एस फेज क्रोमोसोम नंबर गेट डबल्ड। तो क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाए ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सेम स्पीसीज में रहते हुए क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रहता है। तो जैसे हमने माना कि अगर हम किसी सेल को जीवन फेज में देख रहे हो, एक गैप 1 है जिसमें हम किसी सेल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसके अंदर कितने क्रोमोसोम दिखेंगे? 46 दिखेंगे। वो क्रोमोसोम दिखने में कैसे होंगे? वो क्रोमोसोम दिखने में इस तरीके के होंगे। ठीक है, यानी जब हम गैप 1 में 46 ह्यूमन सेल को ऑब्जर्व करेंगे तो क्रोमोसोम नंबर कितना दिखेगा? 46, और वो क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से दिख रहे होंगे। पर जैसे ही गैप 1 के बाद हमारा एस फेज आएगा, तो एस फेज में क्या होता है? डीएनए की सिंथेसिस। ये सिंथेसिस फेज, तो यहां क्या होगा? डीएनए डबल होगा। और डीएनए डबल होने का क्या मतलब होता है? इसके कंटेंट को डबल कर देना। अब रोटी एक है, दो लोगों में बांटनी है, तो हमने सोचा रोटी के साइज को बढ़ा देते हैं ताकि वो इक्वली बट पाए दोनों पे। ठीक है, तो यहां पर केवल साइज बढ़ रहा है, नंबर नहीं बढ़ रहा है। बांट तुम एक ही रोटी को रहे हो। तो यहां पर क्या होता है कि एस फेज है, तो एस फेज में डीएनए डबल का मतलब यह है कि कंटेंट बढ़ गया। तो अब जब तुम G2 फेज में इसी ह्यूमन सेल को देखोगे ना, तो क्रोमोसोम कितने दिखेंगे? 46। क्रोमोसोम चेंज हो सकते हैं क्या? नहीं। 46 यहां पर भी थे, 46 यहां पर भी होंगे। पर अब जो क्रोमोसोम तुम्हें दिखेगा वो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। यानी क्रोमोसोम में हमने क्या बढ़ा दिया? क्रोमैटिड का नंबर बढ़ा दिया।
G1 फेज में 46 क्रोमोसोम है और 46 क्रोमैटिड्स हैं, सिंगल क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम है। वहीं G2 फेज में 46 क्रोमोसोम है पर 92 क्रोमैटिड्स हैं। क्रोमैटिड्स का नंबर डबल कर दिया, यानी एक ही क्रोमोसोम में हमने उसकी आर्म्स बढ़ा दी, ताकि अब अगर हम इसको बीच से काट के स्प्लिट करके और दो लोगों में बांटें तो ऐसे सिंगल क्रोमैटिड वाले क्रोमोसोम दो लोगों में इक्वली बट जाए। तो एस फेज में क्या हुआ है समझ में आया? डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान क्या होता है बेटा कि डीएनए अपनी जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ना, अपनी दोनों स्ट्रैंड्स को अनवाइंड करता है, अनवाइंड करके और इन दोनों से एक नई स्ट्रैंड बनाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, और एक नया डीएनए उससे बन जाता है। जैसे दो स्ट्रैंड हैं, दोनों आपस में अनवाइंड हुई, अब इनके साथ दो नई स्ट्रैंड आपस में जुड़ने लगती है पॉलीमरेज के थ्रू और दो नए डीएनए बन जाते हैं। एक्चुअली में जो इसकी डीप प्रोसेस है वो क्लास 12th में सिखाई जाती है, पर आप में से कई सारे ऐसे बच्चे हों जिनको 10th के बाद बायो छोड़ देनी है, वो मैथ्स ले लेंगे, तो अभी हम उसके डीप में जाके चर्चा नहीं करेंगे। वो तो जो आगे बायो लेगा उसको 12th में सीखने को मिल ही जाएगा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। तो अभी केवल इतना समझो कि डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए पॉलीमरेज नाम का एक एंजाइम आता है जो डीएनए की दोनों हेलिक्स को खोलता है और उसमें नई हेलिक्स जोड़ के दो नए डीएनए फॉर्म कर देता है। ये होता है रेप्लिकेशन। इसके दौरान जो हमारा क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम अपने नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स बढ़ा रहा होता है, ना कि खुद का नंबर बढ़ा रहा होता है। G1 में क्रोमोसोम 46 होंगे, G2 में भी 46 होंगे, पर यहां G1 में क्रोमैटिड 46 होंगे और यहां पर क्रोमैटिड 92 होंगे। तो यहां पर लिख रहे हैं हम लोग क्रोमोसोम विद 1 क्रोमैटिड, और यहां क्या है क्रोमोसोम विद 2 क्रोमैटिड। तो ये बात समझ में आई कि नहीं? G1 से G2 के बीच में जाने में ये जो एस फेज आया है, एस फेज ने क्या किया, केवल क्रोमैटिड का नंबर डबल कर दिया है, ताकि अब जब इनको बांटा जाए तो सिंगल क्रोमैटिड वाले क्रोमोसोम इक्वली बढ़ सकें। इतना समझ में आ गया? बस यही सारे इवेंट हो रहे होते हैं एस फेज में। ठीक है, एस फेज में हमारा सिंथेटिक फेज बोला जाता है, डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, हिस्टोन की सिंथेसिस होगी, और दूसरा सेंट्रियोल जैसे ऑर्गेनल डबल होंगे। इतना काम हो रहा होता है एस फेज में। अब एस कंप्लीट होता है और अगला फेज आ जाता है जिसको क्या बोलते हैं, G2। तो इसको नोट कर लीजिए, तो फिर अगले फेज में बढ़ा जाए। तो बेटा G2 अब देख लेते हैं अपना फेज। G2 क्या होता है? G2 इज अ गैप बिटवीन S एंड M। अभी चूंकि S के बाद होने वाला फेज है तो इसीलिए इसको पोस्ट सिंथेटिक फेज भी बोला जाता है। जैसे G1 को प्री सिंथेटिक बोल रहे थे, ऐसे G2 को पोस्ट सिंथेटिक फेज बोलते हैं। तो G2 इज अ गैप बिटवीन S एंड M और ऑल्सो कॉल्ड पोस्ट सिंथेटिक फेज। अब G2 फेज में क्या होगा? जैसे कुछ ऑर्गेनल हमारी G1 फेज में डबल हुई थी, ऐसी कुछ ऑर्गेनल हमारी G2 फेज में डबल होंगी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। अब जिन बच्चों ने सेल अच्छे से पढ़ा होगा तो वहां एक डिफरेंशिएशन आता है एनिमल्स और प्लांट सेल में, तो उनको पता होगा कि जो क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट वही ऑर्गेनल होता है जहां पर हमारी फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, और ये एनिमल सेल में तो होती नहीं है, तो ये प्लांट सेल में पाया जाने वाला ऑर्गेनल है। तो कुछ ऑर्गेनल जो यहाँ पर डबल हो रहे होते हैं उनमें क्या क्या आता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। अब माइटोकॉन्ड्रिया तो हर एक सेल के पास होता है, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल, पर एक क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल के पास होता है जो यहाँ पर डबल होगा। कहां पर? G2 फेज में। अब ये ऑर्गेनल डबल हो रहे हैं तो यहां पर भी प्रोटीन की नीड होगी, तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जैसी प्रोसेस यहां पर भी चल रही होंगी। अब एक बात और सुनना, क्योंकि हमें यह पता है कि G2 के जस्ट बाद क्या आ जाएगा, M फेज आ जाएगा, और M फेज में सेल को खुद को डिवाइड करना है, तो सेल यही चाहेगा ना कि G2 फेज में हम अपनी पूरी तैयारी कर लें डिवीजन की, यही चाहेगा। अब यहां पर जो स्पिंडल जो बन रहे थे, स्पिंडल कहां बन रहे थे, M फेज में बनेंगे, और बनाएगा कौन, सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम। तो ये स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए हमें एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन चाहिए होती है जिसको बोलते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन। स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए हमें एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन चाहिए होती है जिसको बोलते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन, और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस कहां होती है, G2 फेज में।
क्योंकि स्पिंडल फाइबर का काम एम फेज में है, तो हम यही चाहते हैं कि G2 में सारी तैयारी हो जाए, तो G2 में ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती है। तो अगला पॉइंट लिखा है कि सेल ग्रोथ कंटिन्यू हुई है। सेल ग्रोथ तो वैसे भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस थी, वो G1 में भी चली, S में भी चली, G2 में भी चल रही है, तो G2 में भी सेल ग्रोथ हो रही है, जिस दौरान स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन यानी ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसाइज हुई है। अब ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन बन रही है, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का क्या काम होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन का काम होता है स्पिंडल फाइबर्स को बनाना, और ये स्पिंडल फाइबर जो बन रहे होते हैं इनका क्या काम होता है? क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड्स को सेपरेट करना, ताकि डॉटर सेल्स में इक्वली बांटा जा सके। ये बात समझ में आई? आगे देखते हैं कि इन G2 फेज सेल गेट टोटली प्रिपेयर फॉर सेल डिवीजन। आगे सेल को डिवाइड करने के लिए जो भी काम होते हैं वो सारे G2 में कंप्लीट हो जाते हैं। बस G2 फेज में इससे ज्यादा आपको डिटेल नहीं याद रखनी है, इतनी डिटेल याद रखना। फिर अब हम अपने लास्ट फेज में आ रहे हैं, एम फेज में, जहां सेल डिवाइड करेगा। अब चूंकि ये कॉम्प्लेक्स फेज है, तो इसके अंदर होने वाले इवेंट्स को हम फिर सब फेजेस में बांट देंगे, और उन सब फेजेस की डिटेल पढ़ने के बाद केवल एक टॉपिक बचेगा, माइटोसिस मियोसिस, जो कि 2 मिनट का टॉपिक है। बस फिर यहां से सेल साइकिल एंड अप हो जाएगा। तो हम लगभग एंड में हैं चैप्टर के, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। तो अब बेटा आ चुके हैं हम अपने सेल साइकिल के लास्ट फेज पे, जो कि है एम फेज। और चूंकि हम जानते हैं कि एम फेज में अब क्या होना है, सेल अपनी सारी तैयारियां पूरी कर चुका है, अब उसके डिवीजन का टाइम आ चुका है। एम फेज का मतलब होता है माइटोटिक फेज या माइटोसिस फेज, जिसका मतलब है कि अब यहां पर सेल डिवाइड करेगा। अच्छा, अब यहां तक देखो कि सेल में जितनी चीजें डबल होनी थी वो सारी डबल हो गई। अब मेन काम आया है इनको डिवाइड करने का। अब यहां पर ध्यान देने की जरूरत है, यानी मतलब लेक्चर पे तो ध्यान देना ही है, पर अब सेल को यहां पर ध्यान देने की जरूरत है कि अब डिवीजन इक्वली हो। और चूंकि डिवीजन को इक्वल करना है, तो यहां पर 2 चीजों का डिवीजन करना है। हमने ग्रोथ के टाइम पर क्या किया है? एक तो अपने साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को डबल किया है, दूसरा अपने न्यूक्लिक कंटेंट यानी डीएनए को डबल किया है। ये चीजें हमने ग्रोथ में करी हैं। अब इन्हीं दोनों चीजों को बांटना ही तो हमारा मेन उद्देश्य है। डिवीजन के दौरान जब एक सेल से 2 डॉटर सेल बनेंगे, तो इन सारी चीजों को दोनों डॉटर सेल में इक्वली बांटना है, यही मेन काम रहेगा। तो डिवीजन में मेन 2 चीजें आती हैं, एक डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म और दूसरा डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। अब साइटोप्लाज्म को तो बांटना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि सारे ऑर्गेनल एक पास प्रेजेंट, हमने दोनों को इक्वली बांट दिया। डिफिकल्ट क्या है? कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन। जब हम न्यूक्लियस को बांटेंगे तो हमें डीएनए को बांटना होगा, और डीएनए एक उलझे हुए धागे की तरीके पड़ा होता है एक न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमैटिन के फॉर्म में, पता है ना। और इस उलझे हुए धागे को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटना मुश्किल काम है। तो अब वही टाइम आ गया कि जब पहली बार वो उलझा हुआ धागा खुद को और ज्यादा कंडेंस करेगा और क्रोमोसोम का शेप लेगा, और अब यहां पर उसका इक्वल डिवीजन होगा आने वाले 2 डॉटर सेल में। समझ में आ रहा है? तो एम फेज में क्या होता है कि इट रिप्रेजेंट माइटोसिस, यानी ये माइटोसिस रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड इट इज द मोस्ट ड्रामेटिक फेज। अब हमने इंटरफेज को रेस्टिंग फेज बोला था, और एम फेज को क्या बोले हैं? ड्रामेटिक फेज। यानी यहां पर बहुत सारा ड्रामा चल रहा है। क्या ड्रामा चल रहा है देखते हैं आगे। वेयर मेजर रीऑर्गेनाइजेशन अकर इन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये वो ड्रामेटिक फेज है जहां पर मेजर रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। किसका रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है? ऑर्गेनल्स का। यहां ऑर्गेनल्स रीऑर्गेनाइज करी जा रही हैं, या जो कंटेंट हमने डबल किया उसको रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है। साइटोप्लाज्म के भी कंटेंट को रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और न्यूक्लियस के भी कंटेंट को रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कहां पर? एम फेज में। अगला है द 2 मेन इवेंट्स अकर इन एम फेजेस। जो 2 मेन इवेंट हो रहे हैं एम फेज में, क्या क्या हो रहे हैं? कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है बेटा डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। एम फेज के मतलब एम फेज में होने वाले चेंजेस को हमने 2 पार्ट में बांटा, एक कैरियोकाइनेसिस, दूसरा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और साइटोकाइनेसिस होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि कैरियोकाइनेसिस के बगल में लिखा हुआ है कि कॉम्प्लेक्स, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। न्यूक्लियस को डिवाइड करना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, वही साइटोकाइनेसिस सिंपल है, यानी साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना सिंपल है। अब चूंकि कैरियोकाइनेसिस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें चीजों को बांटने में हमें वक्त लगेगा, या धीरे धीरे चीजें होंगी, एक सीक्वेंस के फॉर्म में होंगी। तो कैरियोकाइनेसिस को फिर से हम अलग अलग सब फेजेस में बांट देते हैं, जिनका क्या नाम होता है? As we know, karyokinesis is complex, so it is again divided into subphases. वो subphase क्या है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। यानी कैरियोकाइनेसिस के अंदर हो रहे चेंजेस को हमने फिर से अलग अलग फेजेस में बांट दिया, जो कि क्या है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। अच्छा, एक बात सुनना बेटा, ये जितने भी फेज हम लोग बांट रहे हैं ना, ये मेरे खुद के बनाए, मतलब मेरे नहीं, मतलब
किसी के साइंटिस्ट के खुद के बनाए हुए फेजेस हैं जो हमारे पढ़ने के लिए आसान बना सके इस टॉपिक को, या हमारे लिए इजी पड़ सके। इसलिए जैसे कि सेल के अंदर जो भी चेंज हो रहे होते हैं, एक चेंज खत्म हुआ, जैसे दूसरा चेंज चालू हुआ, तो यहां से हम उसको एक नए फेज का नाम दे देते हैं कि हाँ ये फेज खत्म हो गया और सेल अब इस फेज में एंटर कर गया है। पर सेल के अंदर देखा जाए तो ऐसे फेजेस बने नहीं हुए हैं, वहां पर तो सारी चीजें कंटिन्यूअसली फॉर्म में हो रही, सब कंटिन्यूअस फॉर्म में हो रही है। ठीक है, तो ये चेंजेस हमने या ये फेजेस हमने अपने आप की सुविधा के लिए बनाए। तो इन फेजेस को पढ़ने के लिए, अब जैसे कैरियोकाइनेसिस है, अब यहां पर हमें न्यूक्लियस को डिवाइड करना है, तो अब न्यूक्लियस के डिवीजन में जो जो चीजें होंगी हमने उनको अलग अलग फेजेस में बांट दिया। इन फेजेस के नाम क्या रखे? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब इन फेज का सीक्वेंस यही होता है, यानी जैसे ही सेल G2 को कंप्लीट करके M में एंटर करेगा तो सबसे पहले वो कहां एंटर करेगा? प्रोफेज में एंटर करेगा। प्रोफेज में जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके सारे इवेंट तो वो मेटाफेज में एंटर करेगा। मेटाफेज के बाद एनाफेज में, और लास्ट आएगा टीलोफेज। टीलोफेज में 2 डॉटर सेल डिवाइड हो जाएंगी, बन जाएंगी। यानी टीलोफेज में न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा, फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी, साइटोकाइनेसिस 2 डॉटर सेल बना देगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस तो ये हो गया कि पहले प्रो आएगा, फिर मेटा आएगा, फिर एना आएगा, फिर टीलो आएगा। पर अगर टाइम के अकॉर्डिंग पूछा जाए कि टाइम के अकॉर्डिंग ये फेज कैसे होंगे, तो जो बेटा सबसे बड़ा फेज होता है वो प्रो फेज होता है और सबसे छोटा फेज एना फेज होता है। बाकी फेजेस के अगर टाइम याद रखने तो याद रखना कि हर पेपर के बाद अपने स्कूल में क्या होती सॉरी हर पेपर के बाद अपने स्कूल में पेटीएम होती है ना, तो पेटीएम लास्ट में ए बचेगा, उसको रख देना, बस एरो बना देना, पता लग जाएगा कि कौन सबसे बड़ा फेज है और कौन सबसे छोटा फेज है। अच्छा, जब इन फेजेस को हम पढ़ रहे हैं तो क्या हम सेल साइकिल के फेजेस को भी टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं? हमने शुरुआत में पढ़ा था कि सेल साइकिल में जितने भी चेंजेस होते हैं इन सब के सीक्वेंस फिक्स होते हैं, इन सब का रेट फिक्स होता है, यानी टाइम फिक्स होता है, ड्यूरेशन फिक्स होता है, ये सारी चीजें फिक्स होती हैं क्योंकि ये सब जेनेटिक कंट्रोल के अंडर में हो रहा है। तो जो G1S G2M है इन सब का भी तो टाइम फिक्स होगा, बिल्कुल फिक्स होता है। और उसका सीक्वेंस क्या होता है बेटा? याद रखना, जैसा सेल साइकिल में बना हुआ था वैसे ही सबसे बड़ा G1 होता है, फिर उसके बाद S, फिर उसके बाद G2 और फिर M। M सबसे छोटा होता है और G1 सबसे बड़ा होता है। ये सेल साइकिल के फेजेस हो गए। बाकी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज हमारे कैरियोकाइनेसिस के होते हैं। साइटोकाइनेसिस एक छोटी प्रोसेस है जिसको पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेन टाइम लगता है हमें कैरियोकाइनेसिस को पढ़ने में। जब हम न्यूक्लियस को डिवाइड कर रहे होते हैं तो यहाँ पर जो हमें डीएनए कंटेंट को, जो अपने न्यूक्लिक एसिड को डिवाइड करना है, इसको पढ़ने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो इसको पढ़ने के लिए जो हमने अलग अलग 4 फेज बांटे हैं पीटीएम में, इन चारों को अगर डिटेल में देख लें तो हमारा एम फेज भी खत्म हो जाना है। भाई हमने इन चारों की डिटेल पढ़ी तो कैरियोकाइनेसिस खत्म हुआ, और जैसे ही कैरियोकाइनेसिस खत्म होगा तो साइटोकाइनेसिस पढ़ना 2 मिनट का काम है। साइटोकाइनेसिस में केवल साइटोप्लाज्म को ही तो डिवाइड करना है। एनिमल में होगा तो फरो फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लांट में होगा तो सेल प्लेट फॉर्मेशन हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? अभी आ जाएगा, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ा जाए। अब एक एक करके डिटेल में बता देते हैं कि क्या होता है प्रोफेज, क्या होता है मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, अभी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखते हैं बेटा अपने प्रोफेज के बारे में कि प्रोफेज क्या होता है। अच्छा ये बताओ कि एम फेज में आने के पहले क्या ये सेल G2 फेज में था? G2 फेज में था, और G2 फेज में इसने अपनी सारी तैयारी पूरी कर ली थी, पूरी कर ली थी। G2 फेज में इसने ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस करी थी जो स्पिंडल फाइबर बनाने में मदद करेगा। यहां तक पता है? ठीक है, ये कंप्लीट करने के बाद सेल एंटर करेगा एम फेज में, और एम फेज में सबसे पहले उसको कहां एंटर करना होगा? प्रो फेज में। तो प्रो फेज में आ गया। G2 कंप्लीट करने के बाद सेल कहां आ गया? प्रो फेज में। अब प्रो फेज में क्या होगा? सब कुछ हो चुका है, अब डिवीजन करना है। तो डिवीजन के लिए क्या होगा? एस फेज में हमने डीएनए को डबल किया था। एस फेज में हमने डीएनए को डबल किया था, पर डीएनए होता किस फॉर्म में है? क्रोमैटिन के फॉर्म में। तो तुमने क्रोमैटिन को अगर डबल कर भी दिया तो रहेगा तो वो अभी भी उलझा ही हुआ ना। देखो कंफ्यूज ना होना, वहां पर जब हमने तुम्हें बताया था तुमने कहा था कि सिंगल क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम डबल क्रोमैटिड वाले में बदल जाएगा, पर ऐसी हमने केवल कल्पना करी थी कि यहां पर क्रोमोसोम सिंगल क्रोमैटिड वाला होगा जो अब डबल क्रोमैटिड वाले में बदल गया होगा। ये केवल कल्पनात्मक बातें हैं। ट्रुथ ये क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है कि सेल में क्रोमोसोम केवल तभी विजिबल होता है जब वो डिवाइड कर रहा हो, और डिवाइड तो उसने अब करना चालू किया है ना, अभी तक तो उसकी ग्रोथ चल रही थी। तो वहां पर जो डीएनए है वो क्रोमैटिन के फॉर्म में होता है और ये क्रोमैटिन डबल किया जाता है।
तो क्रोमैटिन डबल तो कर दिया जाता है पर वो क्रोमैटिन अभी भी उलझा हुआ पड़ा होता है। तो प्रोफेज में आती सबसे पहला क्या काम होता है कि उस उलझे हुए क्रोमैटिन को सुलझाना और उसको और ज्यादा कंडेंस करना ताकि वो क्रोमोसोम का शेप ले सके। अब तुम हमें बताओ कि जब प्रोफेज में आने के बाद सेल अपने क्रोमैटिन कंटेंट को मतलब कंडेंस करेगा और क्रोमोसोम बनाएगा, तो अब जो यहां पर क्रोमोसोम विजिबल होंगे वो सिंगल क्रोमैटिड वाले होंगे कि डबल क्रोमैटिड वाले होंगे? क्या लगता है? अरे जाहिर सी बात है बेटा, डबल क्रोमैटिड वाले होंगे, क्योंकि वहां पर एस फेज में उसने डबल कर लिया था ना। एस फेज में उसने अपने कंटेंट को तो डबल कर ही लिया था, केवल क्रोमोसोम नहीं बने थे। तो क्रोमोसोम यहां पर बनना चालू होंगे प्रोफेज में। तो प्रोफेज में पहला इवेंट क्या है? इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस वेयर इंटरवाइंड डीएनए, इंटरवाइंड मतलब जो उलझा हुआ है, इंटरवाइंड डीएनए गेट एंटेंगल्ड, अनटेंगल्ड मतलब होता है सुलझाना। इंटरवाइंड जो डीएनए उलझा हुआ पड़ा था उसको अब सुलझाया जाएगा एंड स्टार्ट टू कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम, और वो कंडेंस होना स्टार्ट करेगा ताकि वो क्रोमोसोम फॉर्म कर सके। अब यहां से एक बात पकड़ना कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन स्टार्ट कहां हुई है? प्रोफेज में, यानी क्रोमोसोम दिखना कहां से चालू होगा? प्रोफेज से। लेकिन अगर कोई तुमसे पूछे कि बेस्ट कौन सा फेज है क्रोमोसोम को देखने के लिए, तो याद रखना वो मेटाफेज होता है। क्यों? अभी ये भी बताते हैं। यहां पर कंडेंसेशन स्टार्ट हुई, कंडेंसेशन में क्रोमोसोम दिखना चालू होगा, पर यहां पर क्रोमोसोम है कहां? न्यूक्लियस के अंदर। तो अभी भी हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा इस क्रोमोसोम को देखने के लिए। और कंडेंसेशन यहां पर स्टार्ट हुई है, कंप्लीट तो नहीं हुई। तो जो कंडेंसेशन क्रोमैटिन की यहां स्टार्ट हुई है वो कंप्लीट हो जाएगी जाके हमारे मेटाफेज में। और इसका लास्ट इवेंट देखो, द लास्ट इवेंट ऑफ प्रोफेज इज डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी प्रोफेज जब तक खत्म होता है ना तब तक इसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये ब्रेक कर जाती है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर ब्रेक करेगी तो सारा कंटेंट निकल के साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, यानी ये जो क्रोमोसोम बनना चालू हुए हैं ये सारे साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। तो क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में आ गए और जैसे ही अगला फेज आएगा मेटाफेज, तो वहां पर इनका कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब ये बेस्ट स्टेज है इन क्रोमोसोम्स को देखने के लिए। तो अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए विच इज द बेस्ट स्टेज इन सेल साइकिल वेयर यू कैन सी द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, तो आंसर होगा आपका मेटाफेज। मेटाफेज इज द बेस्ट स्टेज टू सी द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। समझ में आया? वापस आते हैं प्रोफेज में। तो प्रोफेज का पहला इवेंट समझ में आया कि यहां पर इंटरवाइन जो डीएनए पड़ा हुआ है इसको अनटेंगल्ड किया जाएगा और कंडेंस किया जाएगा ताकि ये क्रोमोसोम की शेप ले सके। और यहां पर जो क्रोमोसोम बनेंगे वो दो क्रोमैटिड के साथ बनेंगे, सिंगल क्रोमैटिड वाला नहीं, क्योंकि एस फेज में हमने कंटेंट डबल कर लिया था। दूसरा क्या है? देन सेंट्रोसोम मूव टू द अपोजिट पोल। याद करो एस फेज में हमने सेंट्रोसोम नाम के ऑर्गेनल को भी डबल किया था, सेंट्रोसोम को डबल किया था, हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस करी थी। अब यही सेंट्रोसोम अपोजिट पोल पे मूव करेगा, सेल के अपोजिट पोल पे मूव करेगा। क्यों? क्योंकि इसी को बनाना है स्पिंडल फाइबर, और स्पिंडल फाइबर वही फाइबर है जो इन क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड में आके अटैच होंगे और इनको अलग करेंगे एक दूसरे से, क्योंकि जब तक ये अलग नहीं होंगे तब तक दो जगह पास कैसे होंगे? बात समझ में आ रही है? तो प्रोफेज में सेल किस स्थिति में है? सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटने लगी है, क्रोमोसोम कंडेंस मतलब क्रोमोसोम दिखने लगे हैं क्योंकि क्रोमैटिन का कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ है, और सम ऑर्गेनल लाइक ईआर, गोल्गी बॉडी एंड न्यूक्लियोलस गेट डिसअपियर हियर। यहां पर कुछ ऑर्गेनल डिसअपियर हो जाते हैं। जैसे अभी तुम्हारे पास किसी चीज का काम नहीं है, तुम बैठे टेबल पे पढ़ रहे हो, अब काम की तो सारी बुकें हैं पर बाकी सारी समेट के तुम रख देते हो, सामने केवल उन्हीं को रखते हो जिनको पढ़ रहे होते हो। ऐसा ही होता है? अरे नहीं सर, हम लोग तो पूरा याद ही नहीं कि कब समेटा था आखिरी बार। नहीं, समेट कर रखा करो बेटा, क्या काहे मम्मी से मार खाने वाले काम कर रहे हो? तो कहने का मतलब कि हमारे पास जितनी भी बुकें होती हैं हम सबको एक कोने में रखते हैं, केवल उन्हीं को सामने रखते हैं जिनसे पढ़ रहे होते हैं। ठीक है? तो ऐसे ही यहां पर क्या होता है कि जिन ऑर्गेनल्स का भी काम नहीं है ये डिसअपियर हो जाती है। प्रोफेज में कुछ ऑर्गेनल डिसअपियर हो जाती है जिनका काम नहीं होता है। याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर पावर जनरेटर ही डिसअपियर हो जाएगा तो पावर कहां से आएगी बाकी इवेंट्स को आगे चलाने के लिए? हाँ, तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं डिसअपियर होता है, लेकिन बाकी सारे हो जाते हैं क्योंकि उनका भी काम नहीं है। ठीक है? तो समझ में आ गया? और लास्ट में क्या होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट कर जाएगी, तो वो जो क्रोमोसोम दिखना चालू हुए हैं ये अब कहां आ जाएंगे? सीधा साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। फिर उसके बाद हमारा एम फेज आ जाएगा, यहां से प्रोफेज खत्म होता है। द लास्ट फेज ऑफ प्रोफेज, सॉरी द लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेटाफेज। बात समझे कि नहीं? जो हमारा लास्ट इवेंट है प्रोफेज का वही मेटाफेज का पहला इवेंट हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि ये जो चेंज हो रहे हैं, इन चेंजेस को फेजेस का नाम तो हम ही ने दिया है ना। यहां पर फेजेस थे थोड़ी, यहां तो ये चेंज कंटिन्यूअसली हो रहा है। तो जैसे ये चेंज, इतने चेंज खत्म हुए और इसके बाद दूसरे चेंज चालू हुए, तो उसी को हमने एक नए फेज का नाम दे दिया कि हाँ ये नया फेज है, मेटाफेज। तो प्रोफेज का जो लास्ट इवेंट होता है वही मेटाफेज का फर्स्ट इवेंट होता है। यानी मेटाफेज का फर्स्ट इवेंट क्या होगा? डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसके बाद क्या होगा? अब ये तो जब मेटाफेज लिखेंगे तभी बताएंगे। प्रोफेज लिख लो, फिर आगे बढ़ा जाए। तो बेटा बात करते हैं अपने अगले फेज की, जो कि क्या है? मेटाफेज। अब मेटाफेज में क्या होगा कि प्रोफेज में कंडेंसेशन स्टार्ट हुई थी और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होना चालू हुई थी। तो यहां पर डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होगी तो सारे क्रोमोसोम कहां आ जाएंगे? साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। फिर क्या होगा कि क्रोमोसोम का कंडेंसेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पर बहुत अच्छी तरीके से क्रोमोसोम दिखना चालू हो जाएंगे विद 2 सिस्टर क्रोमैटिड। यानी मेटाफेज इज द बेस्ट स्टेज टू सी दी मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर है? अब फिर क्या होगा कि जो हमारे स्पिंडल फाइबर निकल रहे थे ना सेंट्रोजोम से, ये स्पिंडल फाइबर आके हमारे क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से अटैच हो जाएंगे। सेंट्रोमियर क्या होता है? सेंट्रोमियर वो सेंटर होता है जो क्रोमोसोम की सिस्टर क्रोमैटिड्स को बाइंड करके रखता है। तो ये बना हुआ है बेटा प्रोफेज। प्रोफेज में क्या हुआ कि ये जो हमारे सेंट्रोजोम है अपोजिट पोल पे चले गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट करने लगी और क्रोमोसोम दिखना चालू हो गए। जैसे ही ये प्रोफेज खत्म हुआ और हम मेटाफेज में आए, तो मेटाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली चली गई, क्रोमोसोम आ गए सारे साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में आने के बाद इनसे क्या अटैच हो गई? स्पिंडल फाइबर आके अटैच हो गए। अब देखो यहां से क्या होगा, ये ब्रेक होंगे और स्पिंडल फाइबर इसके सिस्टर क्रोमैटिड्स को पीछे की तरफ खींचेगा। तो आधे यहां आके इकट्ठा हो जाएंगे और आधे यहां आके इकट्ठा हो जाएंगे। फिर यहां बीच से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 सेल ऐसे बन जाएंगे। ये होगा आगे चलकर। तो क्या क्या लिखा हुआ है? इन मेटाफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसइंटीग्रेटेड एंड क्रोमोसोम कम्स इन साइटोप्लाज्म। पहली बात। दूसरी बात, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट हियर, सो इट इज द बेस्ट स्टेज टू सी द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। यहां पर कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है तो अच्छी तरीके से दिखने लगते हैं। अगला, स्पिंडल फाइबर अटैच टू द सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम एंड देन क्रोमोसोम कम एट द इक्वेटर ऑफ स्पिंडल फाइबर। अगर ये पोल है तो ये इक्वेटर हुआ ना बेटा, तो सारे क्रोमोसोम कहां आ गए? इक्वेटर पे आ गए। तो सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ जाएंगे और क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से आके अटैच हो जाएगा हमारे स्पिंडल फाइबर। यहां पर मेटाफेज आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे ही मेटाफेज के आगे आएंगे हम लोग एनाफेज। तो एनाफेज में केवल एक काम होता है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। यानी ये जितने भी सेंट्रोमियर हैं ये सब स्प्लिट कर जाएंगे, टूट जाएंगे, और ये जो हमारे सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये पीछे की तरफ खींचने लगेंगे। यानी स्पिंडल फाइबर उन सिस्टर क्रोमैटिड्स को पीछे की तरफ खींचने लगेगा। ये कहां पर होगा? एनाफेज में होगा। और फिर क्या होगा? टीलोफेज में जो ऑरिजिनल प्रोफेज में गायब हुए थे वो सारे टीलोफेज में वापस आ जाएंगे, क्योंकि अब इनका काम आ गया डिवाइड करने का। सारे ऑर्गेनल वापस आ जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से बनने लगेगी और आपकी 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेंगी, एक ऊपर और एक नीचे, ताकि एक ऊपर की तरफ बन जाए और एक नीचे की तरफ बन जाए सेल। अगला जो डॉटर सेल है वो ऊपर नीचे दोनों तरफ बन जाए। ये काम होगा अब यहां पर। ठीक है, तो इसको नोट कर लो तो फिर आगे बढ़ा जाए। मेटाफेज तक हो गया, इसके बाद एनाफेज टीलोफेज समझा दें, बस कहानी खत्म है। अब बेटा आ जाते हैं अपने लास्ट फेज में, जो कि क्या है? एनाफेज। मतलब एनाफेज के बाद टेलोफेज भी होता है, पर ये दोनों एक साथ ही निपट जाते हैं। एनाफेज में क्या होगा? ये जो हमारे क्रोमोसोम है इन पे आके स्पिंडल अटैच हुए थे, ये बीच से स्प्लिट कर जाएंगे और दोनों क्रोमैटिड्स अपोजिट पोल पे मूव करने लगेंगे। ये स्पिंडल फाइबर्स उनको खींचने लगेंगे। बस इतना ही होता है हमारे एनाफेज में। ठीक है, इन एनाफेज सेंट्रोमियर गेट स्प्लिट एंड बोथ द सिस्टर क्रोमैटिड मूव टू द अपोजिट पोल विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर। यानी स्पिंडल फाइबर की मदद से दोनों सिस्टर क्रोमैटिड अपोजिट पोल पे मूव करने लगेंगे। ये है हमारे एनाफेज का काम। एनाफेज जैसे ही कंप्लीट होगा तो क्या आ जाएगा? टीलोफेज। अब तुम बताओ, टीलोफेज में क्या दोनों सिस्टर क्रोमैटिड अपोजिट पोल पे चली गई होंगी? चली जाती हैं। अब ये वहां पर डीकंडेंस होना चालू होती हैं। डीकंडेंस होना मतलब अब खुद को ये थोड़ा उलझाती हैं और उलझा के अपने वापस से क्रोमैटिन वाले फेज में आती हैं, क्योंकि डिवीजन तो कंप्लीट हो गई, 2 अलग जगह चले गए, कैरियोकाइनेसिस खत्म,
तो ये अब कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है तो ये खुद को डीकंडेंस करने लगती है, वापस से क्रोमैटिन के फॉर्म में आने लगती है। जो सारी चीजें हमारी प्रोफेज में गायब हुई थी वो सारी चीजें यहां पर आने लगती हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से आने लगती है, सारे ऑर्गेनल दोबारा से आने लगते हैं। पर अब की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दो जगह आएगी, दोनों जगह क्रोमैटिड्स चले गए, तो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऊपर बनेगी और एक जगह के क्रोमोसोम को घेर लेगी, और एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नीचे बनेगी जो नीचे के क्रोमोसोम को घेर लेगी। फिर इसके बाद क्या आती है, साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस में कुछ लिखा तो नहीं है बोर्ड में, क्योंकि लिखने की ज्यादा खास जरूरत भी नहीं है। क्या होता है साइटोकाइनेसिस, मैं समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। जैसे एक सेल है, सेल में दोनों अपोजिट पोल पे हमारे क्रोमोसोम्स चले गए, तो जो सेंटर वाला हिस्सा बचता है, इस सेंटर वाले हिस्से में बन जाता है एक फरो। फरो मतलब क्या होती है, एक ग्रूव, मतलब एक दरार बन जाती है। ये फरो धीरे धीरे खुद को डीप करती जाती है और बीच से पूरा साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो जाता है और दो अलग अलग सेल बन जाते हैं। समझ में आए, इसी को ही बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस होती है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। हमने कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन खत्म कर लिया है, न्यूक्लियस का सारा कंटेंट डिवाइड होकर अपोजिट पोल पे आ चुका है। तो जो बीच वाला साइटोप्लाज्म है, इसमें एक फरो बनेगी, ये फरो धीरे धीरे डीप होती जाएगी और आके मिल जाएगी सेंटर में। जैसे ये मिलेगी तो दो अलग सेपरेट सेल बन जाएंगे, एक साइटोप्लाज्म ऊपर चला जाएगा, एक साइटोप्लाज्म नीचे आ जाएगा। सारे ऑर्गेनल ऊपर नीचे चले जाएंगे जो डबल हुए थे, और दो नए डॉटर सेल बन जाएंगे। ये है साइटोकाइनेसिस। याद रखना, ये फरो फॉर्मेशन वाला कॉन्सेप्ट होता है एनिमल सेल में, जबकि प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता है। प्लांट सेल में क्या होता है कि जो स्पिंडल फाइबर है ना, ये स्पिंडल फाइबर कुछ रह जाते हैं, गायब नहीं हुए होते हैं। हालांकि नॉर्मल क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर ने इनको अपोजिट पोल पे खींचा और स्पिंडल फाइबर गायब हो गए, उनका काम खत्म। पर प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता है। प्लांट सेल में स्पिंडल फाइबर बचे रहते हैं, जिनको बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। ये फ्रेगमोप्लास्ट आके इकट्ठा होने लगते हैं और सेल प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं। फिर उस सेल प्लेट से मिडिल लेमेला बनती है, मिडिल लेमेला से सेल वॉल बनती है, और ये तीनों चीजें मिलकर हमारे सेल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, यानी दो भाग में तोड़ देते हैं और दो डॉटर सेल बना देते हैं। तो सेल प्लेट के द्वारा जो हमारा साइटोकाइनेसिस होती है प्लांट सेल में होती है, और फरो फॉर्मेशन से जो साइटोकाइनेसिस होती है कहां पर होती है, एनिमल सेल में होती है। अब आपके साइटोकाइनेसिस दोनों दी होंगी, प्लांट सेल और एनिमल सेल, तो बुक में एक बार रीडिंग लगा लेना, क्लियर हो जाएगा। अब हमारा केवल एक टॉपिक बचता है, वो क्या है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस को समझने की कोशिश करना। दोनों ही सेल डिवीजन है, पहले तो ये समझो। माइटोसिस बोला जाए तो भी सेल डिवाइड कर रहा है, मियोसिस बोला जाए तो भी सेल डिवाइड कर रहा है। तो फर्क क्या है, अब फर्क समझने की कोशिश करना, ठीक है। सपोज बेटा हमारे पास एक डिप्लॉइड सेल है, ठीक है। इस डिप्लॉइड सेल की हमने क्या करी, डिवीजन किया, और डिवीजन करके कितने सेल बना दिए, दो डॉटर सेल बना दिए। जो दो डॉटर सेल बने ये भी कैसे होंगे, डिप्लॉइड होंगे। ये क्या होती है, माइटोसिस। सर कुछ समझ नहीं आया, मतलब क्या, डिवीजन डिवीजन डिप्लॉइड डिप्लॉइड क्या बोल गए। अरे समझो, एक हमारे पास डिप्लॉइड सेल था, डिप्लॉइड सेल को तोड़ा और दो डिप्लॉइड सेल बना दिए, ये माइटोसिस है। सिंपल सिंपल माइटोसिस कहती है कि अगर तुम हमें डिप्लॉइड सेल दोगे तो हम तोड़ के दो डिप्लॉइड सेल बना देंगे, अगर हैप्लॉइड सेल दोगे तो तोड़ के दो हैप्लॉइड सेल बना देंगे। पर मियोसिस कहती है कि अरे ऐसे काम नहीं चलेगा। मियोसिस कहती है कि हम कुछ अनोखा करके दिखाएंगे, अगर तुम हमें डिप्लॉइड सेल दोगे तो हम इसको तोड़ेंगे तो, और तोड़ के जो दो सेल बनाएंगे ये हैप्लॉइड बना देंगे। और यहां पर भी नहीं मानेंगे, इतने में रुकेंगे भी नहीं, इनको हम फिर तोड़ेंगे और फिर तोड़ के चार सेल बना देंगे। अब वो चारों कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। ये जो प्रोसेस हो रही है ये क्या है, मियोसिस। ये मियोसिस 1 होती है और ये मियोसिस 2 होती है। माइटोसिस सिंगल रन में कंप्लीट हो जाती है, जबकि मियोसिस को होने के लिए दो पार्ट लगते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। माइटोसिस जब कंप्लीट हो रही होती है तो माइटोसिस का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि तुम अगर उसको डिप्लॉइड सेल दोगे तो डिप्लॉइड को दो डिप्लॉइड सेल में तोड़ देगी, हैप्लॉइड दोगे तो हैप्लॉइड को दो हैप्लॉइड सेल में तोड़ देगी। यानी माइटोसिस के दौरान क्रोमोसोम नंबर में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आता है। जबकि मियोसिस एक इस टाइप का डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। मियोसिस सेल का वो डिवीजन है जो सेल को डिवाइड करते टाइम आने वाले डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम का नंबर हाफ कर देती है। यानी अगर इसको तुम 46 क्रोमोसोम वाला सेल दोगे तो जो ये आगे सेल बनाएगी ये 23 क्रोमोसोम वाले बनाएगी, हाफ कर देगी क्रोमोसोम का नंबर। जबकि माइटोसिस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
माइटोसिस एक सेल को डिवाइड करके 2 बनाएगी और खत्म हो जाएगी। मियोसिस कहती है कि हम एक सेल को डिवाइड करके 2 बनाएंगे पर यहां खत्म नहीं होंगे, मेरी एक और बहन आएगी जिसको तुम मियोसिस 2 बोलोगे, वो इन 2 को भी डिवाइड करके 4 बना देगी। यानी अगर हम किसी एक डिप्लॉयड सेल की मियोसिस करें तो कितने हैप्लॉयड सेल बनेंगे? 4। और अगर किसी एक डिप्लॉयड सेल की माइटोसिस करें तो कितने डिप्लॉयड सेल बनेंगे? 2। अब चूंकि यहां पर क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है, जो क्रोमोसोम इधर थे वही इधर है, इक्वल क्रोमोसोम है दोनों तरफ, इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन भी बोला जाता है। माइटोसिस में कोई भी क्रोमोसोम नंबर का चेंजमेंट नहीं होता है, इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन भी बोला जाता है। जबकि मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, इसीलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन बोला जाता है। माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन बोला जाता है क्योंकि यहां क्रोमोसोम का नंबर इक्वल रहता है दोनों टाइप, और यहां मियोसिस में चूंकि रिड्यूस हो जाता है, हाफ हो जाता है, तो इसको रिडक्शनल डिवीजन बोला जाता है। माइटोसिस एक बार में कंप्लीट हो जाती है, मियोसिस 2 बार में कंप्लीट हो जाती है। अब अगर कोई आपसे पूछते कि सिग्निफिकेंस क्या है, अगर माइटोसिस से सेल डिवाइड हो सकता था तो मियोसिस की जरूरत क्या पड़ी? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीधा। भाई माइटोसिस की अगर कोई सिग्निफिकेंस पूछे कि माइटोसिस क्यों हो रही, तो हमें पता है सेल को रिप्लेनिश करने के लिए, नए सेल्स वापस से लाने के लिए, मतलब अगर कहीं पर चोट लग गई है तो वहां सेल को दोबारा से डिवाइड करके बनाने के लिए, सेल रिपेयर के लिए माइटोसिस होती है। बॉडी की ग्रोथ, ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए माइटोसिस होती है। कहीं पर अगर सेल को रिप्लेस करना हो तो माइटोसिस होती है, जैसे आरबीसी की लाइफ 120 डेज है, इसके बाद उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, माइटोसिस होगी। तो इन सारी जगहों पे माइटोसिस होगी। पर जैसे ही बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 अलग अलग पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, दोनों के सेल्स आपस में फ्यूज होते हैं, तब जाके फर्टिलाइजेशन से एक नया सेल बनता है जिसको बोलते हैं जाइगोट। अब 2 सेल्स आपस में फ्यूज करने, डिप्लॉइड फ्यूज कर गए तो टेट्राप्लॉइड बन जाएगा, ये खतरनाक काम है। क्रोमोसोम नंबर सेम रहना चाहिए। तो बॉडी में एक स्पेशल टाइप की प्रोसेस चल रही होती है जिसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, जिसमें गैमीट बन रहे होते हैं, और गैमीट क्या होते हैं? हैप्लॉइड सेल। अब तुम बताओ ये गैमेटोजेनेसिस मियोसिस कर पाएगा कि माइटोसिस कर पाएगा? मियोसिस। मियोसिस के पास क्षमता है कि वो हैप्लॉइड सेल बना दे। मेल में बनने वाला स्पर्म गैमीट कहलाता है, फीमेल में बनने वाला ओवा गैमीट कहलाता है। स्पर्म भी हैप्लॉइड है, ओवा भी हैप्लॉइड है। किससे बने होंगे? मियोसिस से। तो मियोसिस की सिग्निफिकेंस समझ में आई? मियोसिस केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आती है, जबकि माइटोसिस बॉडी के हर एक काम के लिए काम आती है, फिर चाहे वो सेल की ग्रोथ करनी हो, सेल को रिपेयर करना हो, या सेल को रिप्लेस करना हो। समझ में आ रहा है माइटोसिस और मियोसिस का कॉन्सेप्ट? यहां से बेटा आपका चैप्टर एंड होता है। होप सो कि आपको ये चैप्टर समझ में आया। डीएनए के स्ट्रक्चर से हमने शुरुआत करी, पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर समझा, क्रोमैटिन समझा, क्रोमोसोम समझा, डीएनए की पैकेजिंग समझी, सेल साइकिल पे है, सेल साइकिल को समझा कि एक कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है, कैसे एक सिंगल सेल पूरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना देता है। यहां से ही हमारे दिमाग में आया कि सेल डिवाइड करता होगा, और जब सेल डिवीजन का कॉन्सेप्ट आया तो हमने पूरी सेल साइकिल पढ़ी। ये जब डिवाइड कर रहा है खुद को तो ये अपने अंदर क्या क्या चेंज ला रहा है, इन चेंजेस को हमने अलग अलग फेजेस में बांटा। हमने रेस्टिंग फेज पढ़ी यानी इंटरफेज पढ़ा, और हमने ड्रामेटिक फेज यानी एम फेज पढ़ा। इंटरफेज में हमने G1S G2 पढ़ा, तो वहीं एम फेज में हमने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज पढ़ा, और उसके बाद लास्ट में साइटोकाइनेसिस पढ़ी यानी कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस पढ़ी। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद यहां से हमारा ये चैप्टर एंड होता है। लास्ट में हमने माइटोसिस और मियोसिस का कॉन्सेप्ट सीखा। एक को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, एक को रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। एक क्रोमोसोम नंबर को बिल्कुल नहीं छेड़ता है, अगर 46 होंगे तो 46 के 2 सेल बना देगा। मियोसिस कहता है कि अगर तुम हमें 46 क्रोमोसोम वाला सेल दोगे तो जो हम सेल बनाएंगे वो 23 क्रोमोसोम वाले होंगे, यानी हम क्रोमोसोम को उठा के हाफ कर देंगे। यहां से हमारा ये चैप्टर एंड होता है। माइटोसिस की सिग्निफिकेंस सेल ग्रोथ, सेल रिप्लेस, सेल रिपेयर। मियोसिस की सिग्निफिकेंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, काम खत्म। यहां से बेटा चैप्टर डी एंड है। होप सो कि आपको मजा आया हो, चैप्टर समझ में आया हो। अगर कोई दिक्कत लगे तो कमेंट करें, उसको फिर आगे वापस से बताया जाएगा, वरना वीडियो को बैक करके दोबारा से देख लें, सबको समझ में आ जाएगा। एक और चैप्टर खत्म हो चुका है, अब मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में, जो कि मैं जेनेटिक्स स्टार्ट करूंगा। तो आगे मिलते हैं, ठीक है? पढ़ते रहें, ध्यान रखें, ठंडी है तो बच के रहें, पर इस समय सबसे ज्यादा जो कुछ जरूरी है आपके लिए तो वो है सेल्फ स्टडी। जितना ज्यादा आप सेल्फ स्टडी करोगे, जितना ज्यादा आप खुद से पढ़ोगे, जितना ज्यादा चीजों को रिवाइज करोगे, उतना ज्यादा अब चीजें आएंगी। अब रिवीजन का टाइम बाकी है, लर्निंग का टाइम बाकी नहीं है, ठीक है? तो याद करते रहें, पढ़ते रहें, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है? बाय बाय।